हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, मैं शीघ्र अतिशीघ्र लेकर आया हूँ Naukri.com वेद प्रकाश शर्मा जी का लिखा हुआ एक ज़बरदस्त उपन्यास के 5वें एपिसोड को। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं Naukri.com एपिसोड नंबर 5। हा 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 हा। चंद्र प्रकाश पागलों की मानिंद ठहाके लगाए चला जा रहा था, बुलंद और बुलंद आवाज में। वह तब तक यूं ही हंसता रहा जब तक हंसता हंसता खुद ही नहीं थक गया। हंसते ही हंसते उसकी सांस फूल गई, ठीक इस तरह जैसे मीलों से दौड़ता चला आ रहा हो। और थकान के साथ ही ठहाकों की आवाज धीमी पड़ती चली गई। अंततः कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने अपने सामने रखी गायत्री की तस्वीर से धूल साफ की। देख गायत्री, देख। सांसें नियंत्रित होते ही वह सुलगते स्वर में गायत्री की तस्वीर से बोला, मैं कामयाब हो गया। वे तीनों आजाद हो गए। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। वैसे तो यह अदालत से 3 मुजरिमों की रिहाई है, लेकिन असल में यह तेरे इकलौते जीवित बचे बेटे की मुकम्मल बर्बादी का ऐलान है। गायत्री की 22 साल पुरानी तस्वीर मुस्कुराती रही। कितने अफसोस की बात है गायत्री कि आज अपने बेटे की तबाही का यह मंजर देखने के लिए तू इस दुनिया में नहीं है। चंद्र प्रकाश आगे बोला, काश तू जिंदा होती तो जख्मों का वह पिटारा मैं उतनी ही शिद्दत से तुझे वापस लौटाता जो बरसों पहले तूने मुझे दिया था। मेरा कसूर केवल इतना था कि मेरी आंखें तेरे बाप की हैसियत और दौलत देखकर चौंधिया गई थी और मैंने तुझसे शादी के लिए हाँ कर दी थी। तेरे लिए मैंने अपनी माला को भी ठुकरा दिया था, उस माला को जिसे मैं प्यार करता था, जिसके साथ मैंने जीने मरने की कस्में खाई थी, और उस वक्त जो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। तुझसे वफा करने के लिए मैंने उस माला से बेवफाई की थी, उसकी सच्ची मोहब्बत को ठुकराया था। इसके बावजूद तुझे मेरी वफा की कद्र नहीं हो सकी थी, क्योंकि तूने तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया था, क्योंकि तू तो किसी और से प्यार करती थी। पगलाए से चंद्रप्रकाश को लग रहा था कि तस्वीर में मौजूद गायत्री उसके एक एक लफ्ज को सुन रही है। तभी तो दीवानों की मानिंद वह कहता चला गया, तू मोहन से प्यार करती थी, वही तेरा यार था, मगर जिसका नाम तू जुबान पर नहीं ला सकी थी, जिसके बारे में अपने परंपरावादी सोच वाले पिता को बताने तक का हौसला नहीं जुटा सकी थी। तू नहीं जानती गायत्री, उस दिन मैं कितना तड़पा था जब तेरी जुबानी मोहन के अस्तित्व का मुझे पता चला था। तुझे तो तब भी मेरी तड़प का एहसास नहीं हो सका था, जबकि तूने साफ साफ मुझसे कहा था कि मैं तुझ पर जबरदस्ती थोपा हुआ पति हूँ। तू आज भी मोहन से प्यार करती है, और अगर मोहन को हासिल करने का कभी कोई मौका तेरी जिंदगी में आया तो तू उसे हरगिज हाथ से नहीं जाने देगी। चंद्र प्रकाश की आंखें गीली हो चली थी। गुजरे हुए कल का एक एक लम्हा जैसे उसके मस्तिष्क पटल पर घूमने लगा था। उसे साक्षात देखता वह कहता चला गया, और फिर वक्त ने तुझे वह मौका दे दिया, तेरे पिता की मौत के रूप में, जिसका इकलौता खौफ तुझे कोई अनुचित कदम उठाने से रोके हुए था, और जिसकी मौत की सूरत में अब तुझ पर बंदिश लगाने वाला कोई नहीं बचा था। मेरा खौफ तो तूने कभी खाया ही नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी ब्याहता बीवी को खौफ ज़दा करने में कभी यकीन नहीं रखा था। अपने पिता की मौत के साथ ही तू अपने घर वापस चली गई थी, हमेशा हमेशा के लिए। वहां से फिर तू कभी लौटकर वापस नहीं आई। उस सदमे ने मेरी माँ की जान ले ली, तब भी तुझे मुझ पर रहम नहीं आया, और फिर तेरे बजाय एक दिन तेरी तलाक की अर्जी मेरे पास आई, क्योंकि तू मोहन से शादी करना चाहती थी, मगर मुझसे तलाक लिए बगैर नहीं कर सकती थी। मैं चाहता तो तेरी तलाक की अर्जी को मंजूर न करता, लेकिन तब तक यह बात मेरी समझ में आ चुकी थी कि औरत के बहके कदमों को वापस नहीं लौटाया जा सकता। अविनाश तब तक तेरी गोद में आ चुका था, मैंने उसमें ही अपनी खुशी तलाश कर ली, इसलिए मैंने तलाक मंजूर कर लिया, तेरी तलाक की अर्जी पर दस्तखत कर दिए। तूने भी मुझसे वादा किया था कि तू अविनाश को मुझे दे देगी और फिर उसे कभी मुझसे छीनने की कोशिश नहीं करेगी, लेकिन तू अपने इस वायदे पर भी अमल न कर सकी। जब बरसों बाद भी मोहन से तुझे कोई औलाद न हो सकी तो तूने अविनाश को मुझसे छीनने का इरादा बना लिया। उस अविनाश को जिसे मैं तब भी अपना बेटा, अपना खून समझता था, और जिसमें मुझे अपनी मुकम्मल दुनिया नजर आती थी।
चंद्र प्रकाश की सांसें एक बार फिर तेज तेज चलने लगी थी। चेहरे पर तूफान उमड़ने लगा था, मगर बोलना बंद नहीं किया उसने। काश काश उस वक्त मुझे सच पता होता, उस वक्त मुझे यह कलेजा छलनी कर देने वाला सच पता होता कि जिसे मैं अपना लगते जिगर समझता था, वह तो असल में हराम का बीज था। तेरी और तेरे यार मोहन के हवस का नतीजा था। एक औरत किस हद तक गिर सकती है, इसकी बानगी मैंने उस दिन साक्षात देखी, जब तू खुद ब खुद चलकर मेरे पास आई। मैं इस बात पर बहुत हैरान हुआ था कि तेरे चेहरे पर ग्लानि की एक भी रेखा नहीं थी, और तू पूरी बेहयाई से बातें कर रही थी। कहते कहते चंद्रप्रकाश की आंखों में गायत्री के लिए घृणा का सैलाब सा उमड़ पड़ा था। हालत ऐसी थी जैसे वह तस्वीर से नहीं, साक्षात गायत्री से ही बात कर रहा हो। उस दिन तूने बेगैरती की सारी सीमाएं तोड़ दी थी। उस दिन मैं तेरे हौसले की दाद दिए बगैर न रह सका। एक औरत अपने पति से आखिर कैसे कह सकती थी? लेकिन तूने कहा था, तूने मुझसे साफ साफ कहा था, जलील औरत कि जिसे मैं अपनी औलाद समझकर छाती से लगाए घूम रहा था, वह मेरा कुछ भी नहीं था। मैं तो औलाद पैदा करने के लायक ही नहीं था। वह तो मोहन की संतान था, जिससे तेरा मिलना जुलना कभी रुका ही नहीं था। मुझसे शादी के बाद भी जिससे तू अक्सर मिलती रहती थी। उफ, तेरे मुंह से, अपनी पत्नी के मुंह से कैसे सुन सका था उस वक्त मैं वह सब? मुझे आज भी यकीन नहीं आता गायत्री, आज भी यकीन नहीं आता, मगर मैंने सुना था। चंद्रप्रकाश सांस लेने के लिए रुका, फिर जल्दी जल्दी कई गहरी सांसें लेने के बाद वर्षों से अपने सीने में छुपा रखी आग पुनः उगली। एक घिनौनी माँ, एक बेगैरत, बेहया और बेवफा बीबी खुद ही चीख चीख कर अपने पति को बता रही थी कि उसकी औलाद का बाप वो नहीं, कोई और है। मैं ही जानता हूँ उस रोज उस भयानक सदमे को मैंने कैसे बर्दाश्त किया था, कैसे उस जहर को पिया था मैंने, और फिर भी जीवित रह गया था। उस दिन पहली बार मेरे दिल में तेरे और तेरे यार मोहन के लिए नफरत भड़की थी। और यही वह दिन था जब अविनाश के लिए मेरे बेशुमार प्यार और ममता में दरार पड़ी थी। पड़ती भी कैसे नहीं, जिसे मैं कल तक अपना बेटा, अपना खून समझता आया था, उस दिन मुझे उसका सच जो मालूम हो गया था, सच भी ऐसा जहरीला कि वह मेरा नहीं बल्कि मेरी बीवी के यार का बेटा था। बीवी के यार का? उफ, भगवान वैसा दिन किसी को ना दिखाए। चंद्रप्रकाश की उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। मैं तुझे अपनी उस वक्त की तड़प का एहसास नहीं करा सकता, नीच औरत। वह फिर बोला, लेकिन वह तड़प बहुत भयानक थी, और तुझे यह कभी पता नहीं चल सका कि उस तड़प के अंदर कितने तूफान छिपे थे। एक बार मेरे दिल में आया कि उसी समय वहीं तेरी आंखों के सामने पहले तेरे सपोले का गला घोंट दूं, उसके बाद तेरा। लेकिन अगर मैं ऐसा कर देता तो यह तेरे लिए बहुत छोटी सजा होती और तू दुनिया से मुक्ति पा जाती, जो मुझे मंजूर नहीं था। तूने जो जुल्म मुझ पर ढाए थे, जो सितम किए थे, उसकी सजा इतनी छोटी नहीं हो सकती थी। इसलिए उस दिन मैं जहर के उस घूंट को भी पी गया और तू मेरे घर से जिंदा वापस चली गई। तेरा सपोला भी जीवित रहा, लेकिन चंद्रप्रकाश की आंखों से चिंगारियां फूटने लगी थी। लेकिन उसी दिन मैंने तेरी नियति लिख दी थी। मैंने केवल तेरा ही नहीं, तेरे सपोले और तेरे यार मोहन के भाग्य का भी फैसला कर दिया था। इसीलिए मैं अपनी नफरत को पी गया था। इसीलिए यह जानते बूझते भी मैं उस सपोला का बाप बन गया। बाप भी ऐसा चाहने वाला जैसा दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता। मैं आखिर तेरे उस सपोले को कैसे एहसास होने दे सकता था कि मैं एक बहुत बड़े मकसद को लेकर उसे ढो रहा था, उसकी परवरिश कर रहा था। आखिर वही था जो तेरे खिलाफ एक दिन मेरा औजार बनने वाला था और तुम सबके टुकड़े टुकड़े कर देने वाला था, तुम्हारी दुनिया वीरान कर देने वाला था। उसके बाद खुद उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाते। यही सजा तो मुकर्रर की थी मैंने तेरे लिए। तुझे तेरे अपने चिराग से ही सजा मिलने वाली थी। इससे बड़ा इंसाफ मेरे लिए और क्या हो सकता था। लेकिन तू बहुत खुशकिस्मत निकली गायत्री। अपनी तबाही का यह मंजर अपनी आंखों से देखने के लिए जिंदा न रह सकी और पहले ही दुनिया से चल बसी। तूने क्या समझा था तेरी मौत मेरे अंदर बरसों से धधकती आग को शांत कर देगी? नहीं गायत्री, कभी नहीं। मुझे जब भी तेरे यार मोहन की याद आती, तेरे बच्चों की याद आती, तेरे खुशहाल आसियाने की याद आती, मेरी छाती पर सांप लौटने लगता और मैं उन सब की गर्दन मरोड़ डालने के लिए छटपटाने लगता। फिर भी मैं चुप रह जाता, क्योंकि अब तेरा सपोला
इतना बड़ा हो गया था जिसके हाथों मैं तेरे खुशहाल परिवार की तबाही का फसाना लिख सकता था। मेरे हथियार की धार पैनी हो गई थी। चंद्र प्रकाश पुनः सांस लेने के लिए रुका। फिर कुछ क्षणों की खामोशी के बाद गायत्री की तस्वीर को घूरता हुआ आगे बोला, और देख ले, मैंने फसाना लिख डाला। कैसा दर्दनाक फसाना है यह। मैंने उसकी शुरुआत तेरे उसी सपोले से की। मैंने सबसे पहले उसकी दुनिया वीरान कर दी, उसकी दिलरुबा, उसकी दुनिया और उसकी खुशियां, उसकी नीलिमा को मौत के घाट उतरवाकर। उसके बाद मैंने तेरे उसी सपोले से तेरी बेटी ज्योति का बलात्कार कराया। केवल इतना ही नहीं, उसके हाथों मैंने तेरे दूसरे बेटे का खून करा दिया। और अब मुझे उसका नसीब लिखना है। तेरे सपोले को उसके अंजाम तक पहुंचाना है। यह मेरा तुझसे वादा है गायत्री। तेरा सपोला बहुत जल्द अपने अंजाम की देहरी पर खड़ा सिसक रहा होगा। अब बाकी रह जाता है तेरा यार, जिसे मुझे मारने की कोई जरूरत नहीं होगी। वह तो अविनाश का, अपने लगते जिगर का वह खौफनाक हश्र देखकर बिना मारे ही तड़प तड़प कर दम तोड़ देगा। शायद अभी भी वह गायत्री की तस्वीर से कुछ कहता, शायद अभी भी उसके दिल की आग अल्फाज बनकर बाहर निकलती। लेकिन तभी वातावरण में मोबाइल बजने की आवाज गूंजने लगी। चंद्र प्रकाश यूं चिहुका जैसे सोते से जागा हो। तंद्रा भंग हो गई। गायत्री की तस्वीर पर हिकारत भरी निगाह डाली, फिर उसे एक तरफ धकेल कर मोबाइल की ओर आकर्षित हो गया। अनिल घोषाल खुश था, बेहद खुश। होता भी क्यों नहीं। उसे वह खुशी मिली थी जो पिछले 10 सालों में बार बार कोशिश करने के बावजूद एक बार भी नहीं मिल सकी थी। जोश, उत्साह और गर्व से भरा वह सीना चौड़ाए कोर्ट की इमारत से बाहर निकला। अंदाज ऐसा था जैसे अपने पैरों के नीचे की जमीन को रौंद डालेगा। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे कायनात का जर्रा जर्रा आंखों में तारीफ के भाव लिए उसे और सिर्फ उसे ही देख रहा हो। उसके तीनों क्लाइंट यानी राजेश सचान, दिलीप दत्त और अब्दुल मलिक उसके साथ ही कोर्ट से बाहर निकले थे। उनके चेहरों पर खुशी का एक भी भाव नहीं था। वहां हैरत फैली हुई थी, जैसे अब भी यकीन न कर पा रहे हों कि कोर्ट ने उनकी जमानत स्वीकार कर ली है। वे आजाद हो गए हैं। कैसे हो सकता है ये? कैसे? जो वकील कभी जीता ही नहीं, जिसने हारने के कीर्तिमान स्थापित कर रखे हैं, वह ये करिश्मा भला कैसे कर सकता है? लेकिन अनिल घोषाल उन तीनों के मनोभावों से पूरी तरह बेखबर ही नहीं, बेपरवाह भी था। मस्त अकड़ा हुआ सा। सीढ़ियां उतरकर वे जैसे ही सड़क पर पहुंचे, अचानक किसी वाहन के ब्रेकों की तेज चरमराहट वातावरण में गूंजी और फिर एक इनोवा कार उनके ठीक सामने पहुंचकर झटके से रुक गई। चारों ठिठके उन लोगों ने, खास तौर से राजेश सचान, दिलीप दत्त और अब्दुल मलिक ने निगाह उठाकर अपने सामने दीवार बनी इनोवा को देखा। तभी पैसेंजर साइड की खिड़की का ग्लास धीरे धीरे नीचे सरकने लगा। फिर ग्लास के पार एक चेहरा नजर आया। उसे देखकर तीनों उछल पड़े। अंकल, सचान के मुंह से निकला। आप? हाँ, विश्व मोहन बारी बारी से तीनों को देखता हुआ गंभीर लहजे में बोला, मैं ही हूं, तुम तीनों को लेने आया हूं, अंदर बैठो। तीनों की निगाहें मिली, जैसे आंखों ही आंखों में एक दूसरे से पूछ रहे हों कि क्या करना चाहिए। सुना नहीं तुमने? उन्हें असमंजस में देख विश्व मोहन का लहजा सख्त हुआ। मैंने कहा अंदर बैठो। लेकिन अंकल, दिलीप दत्त ने कुछ कहना चाहा, तभी विश्व मोहन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। वह सब बाद में, वह अधिकारपूर्ण स्वर में बोला, पहले वह करो जो मैं कह रहा हूं। एक बार पुनः तीनों की निगाहें मिली। इस बार उनमें से कोई भी हुज्जत करने का हौसला न जुटा सका। तीनों ने सहमति में सिर हिलाया, फिर बेहद अनमने भाव से एडवोकेट घोषाल का शुक्रिया अदा करके इनोवा में सवार हो गए। इनोवा झटके से आगे बढ़ गई। अविनाश बेहद बेचैन था। कमरे में चहलकदमी कर रहा था। वह एकाएक मोबाइल बजा, जैसे इसी बात का इंतजार था उसे। पलक झपकते ही स्क्रीन पर नजर डाली। अपेक्षा अनुसार गोविंद भाटिया का नंबर फ्लैश हो रहा था। फौरन कॉल रिसीव की। पूछा, क्या रहा? दूसरी तरफ से गोविंद भाटिया ने जो बताया, उसे सुनकर अविनाश का चेहरा दमकता चला गया। देखा दोस्त, मुंह से निकला, मैंने पहले ही कहा था, वे बेहद शातिर हैं, ज्यादा देर तक पुलिस हिरासत में नहीं रहने वाले हैं।
वे अपनी आज़ादी का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। देख लो, वही हुआ। आगे बता, गोविंद भाटिया ने पूछा। इस वक्त कहाँ है? अपने किसी चाहने वाले की इनोवा में। कौन है वह? मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाया, लेकिन इनोवा हर पल मेरी निगाह में है। मैं एक टैक्सी से उसका पीछा कर रहा हूँ। गुड। इनोवा तुम्हारी नज़रों से ओझल नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, गोविंद भाटिया पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला था। हरगिज नहीं होगी दोस्त। लेकिन अब ये बता कि तू आखिर करना क्या चाहता है? मुझे जो करना है वह मैंने सोच लिया है। लेकिन देख दोस्त, अविनाश ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। मैं इस वक्त पुलिस की निगाहों में हूँ। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। उस इंस्पेक्टर के 2 सिपाही बाहर मेरी ताक में खड़े हैं। मैं उन्हें डॉस देकर फौरन तेरे पास पहुंच रहा हूँ। मगर सवाल जवाब का वक्त नहीं है दोस्त, इसलिए सवाल मत कर और केवल वह कर जो मैं कह रहा हूँ। पैंतरा तो बता। फोन पर नहीं बता सकता। मैंने कहा ना, मैं बहुत जल्द तेरे पास पहुंच रहा हूँ। ध्यान रखना तेरा मोबाइल ऑफ न होने पाए। मैं थोड़ी देर में तुझे फोन करके लेटेस्ट लोकेशन मालूम करूंगा। बाय। कहने के तुरंत बाद उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तुम लोगों को क्या लगता है? विश्व मोहन बारी बारी से तीनों के चेहरों पर नजरें गड़ाता हुआ बोला। तुम्हारी आजादी के लिए मुझे तुम्हें मुबारकबाद देनी चाहिए? नहीं अंकल, राजेश सचान जैसे सभी की तरफ से बोला। ऐसी कोई बात नहीं है। सचान और मलिक मुझे वस्तु स्थिति के बारे में बता चुके हैं। मौजूदा हालात में पुलिस कस्टडी ही हमारे लिए महफूज जगह थी। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि आगे मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। विश्व मोहन उसकी बात बीच में काटता हुआ बोला। यह बात मुझसे बेहतर शायद ही कोई जानता होगा कि असल में क्या हुआ है। हमेशा केस हारने वाले उस फिसड्डी वकील ने तुम तीनों की रिहाई का कारनामा कैसे कर दिखाया। ये तो हम भी जानना चाहते हैं अंकल कि उसने यह कारनामा कैसे कर दिखाया, दिलीप दत्त ने पूछा। इस बात को छोड़ो, विश्व मोहन बेचैन नजर आ रहा था। ये बताओ कि तुम्हारा आगे का क्या प्रोग्राम है? इस बारे में तो अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा, राजेश सचान बोला। कुछ सोचने का वक्त ही कहाँ मिल पाया है हमें। अदालत से बाहर पांव रखते ही आप वहां पहुंच गए, अब यहाँ हैं। लेकिन अंकल, इस बार बोलने वाला मलिक था। आपको कैसे पता लगा कि हमारी जमानत हो गई है? आपके आनंद फानंद वहां पहुंचने और हमें गाड़ी में बैठाने से तो लगता है कि आपको पहले ही मालूम था कि हमारी जमानत होने वाली है। यदि ऐसा था तो बड़े आश्चर्य की बात है। इन सवालों के अब कोई मायने नहीं है। फिर भी अंकल, मैंने कहा ना, इन सवालों का अब कोई मतलब नहीं है। मैं तुम लोगों के आगे के प्रोग्राम के बारे में जानना चाहता हूँ। वह तो मैं बता चुका हूँ, राजेश सचान ने कहा। इस बारे में हमने अभी कुछ नहीं सोचा है। तो सोचो, फौरन सोचो। फौरन? तुम लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है। आप क्या चाहते हैं? मैं जो चाहता हूँ, क्या वह तुम्हें मंजूर होगा? क्यों नहीं होगा? आखिर आप ही के तो कहने पर इन दोनों ने खुद को पुलिस के हवाले किया था, और आप ही के कहने पर हम तीनों ने अपने केस के लिए उस फिसड्डी वकील को करना कबूल किया था, ताकि हमारे बाहर आने का कोई चांस न रह जाए। मगर यह तो शायद आपने भी नहीं सोचा होगा कि कभी ना जीतने वाला वह फिसड्डी वकील हमें चौंका देगा। बहरहाल आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? मैं तुम तीनों की सलामती चाहता हूँ। वह तो हमें मालूम है। मैं तुम में से किसी की भी लाश देखना नहीं चाहता। अगर अविनाश के हाथों ही हम तीनों की मौत लिखी है तो माफ करना अंकल, उसे कोई नहीं बदल सकता। और अगर हमारे हाथों उस हरामजादे अविनाश का लाश बनना लिखा है तो उसे भी कोई नहीं टाल सकता। मुझे गुलशन के बारे में मालूम हो चुका है। ज्योति के बलात्कार वाली बात भी मालूम हो चुकी है। और यकीन मानिए अंकल, मैं इस बात पर बहुत हैरान हूँ कि इसके बावजूद आप इतने शांत हैं। उस कमीने के लिए आपके दिल में इंतकाम की कोई भावना नहीं है। उल्टा आप हमें उससे खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं। चुप क्यों हो गए सचान? आगे बोलो। जबकि असल में आपको खुद हमारी जमानत का बंदोबस्त करना चाहिए था, और अपने हाथ से हमारे हाथों में रिवॉल्वर देकर हमसे कहना चाहिए था कि अगर हम तीनों वाकई गुलशन के सच्चे दोस्त हैं तो उसके कातिल की लाश गिराकर दिखाएं। अकेले कातिल का ही नहीं, हम उसके पूरे खानदान का नामो निशान मिटा दें। विश्व मोहन ने बहुत ही संतुलित लहजे में कहा। अगर मुझे तुम लोगों से हमदर्दी ना होती तो यकीनन यही कहता और करता।
माफी चाहता हूं अंकल। दिलीप दत्त के होठों पर धूर्त मुस्कान उभरी थी। मुझे नहीं लगता कि आपको हमसे कोई हमदर्दी है। क्या बकते हो? वही जो सच है, और यह सच मेरे दोस्त पिछली मुलाकात में भी आप पर जाहिर कर चुके हैं। क्या जाहिर कर चुके हैं? यही कि आपको हम लोगों से कम, अविनाश से ज्यादा हमदर्दी है। यह बात हैरत में डाल देने वाली है कि असल में आप हम तीनों के लिए नहीं बल्कि अविनाश के लिए परेशान हैं। क्या बात कर रहे हो तुम? हम अपने बेटे के कातिल के लिए, अपनी बेटी का रेप करने वाले के लिए परेशान होंगे? हैरत अंगेज हकीकत यही है, राजेश सचान बेहिचक कहता चला गया। यह तो आप ही बेहतर जानते होंगे कि ऐसा क्यों है। अपने बेटे के कातिल और बेटी के बलात्कारी से आपको इतनी हमदर्दी क्यों है? आप उसकी सलामती के लिए इतने फिक्रमंद क्यों हैं? अरे बेवकूफ़ों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है अंकल, दिलीप दत्त पुरजोर स्वर में बोला। यकीनन ऐसा ही है, मगर आपकी इसी परेशानी में हमें हमारा हित नजर आया था। इसीलिए मैंने पहले भी आपकी बात मान ली थी, और शायद अब भी न चाहते हुए भी मानने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने हमें सच न बताया तो यह रहस्य हमेशा हमारे लिए रहस्य ही बना रहेगा कि आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या रिश्ता है आपका अविनाश से? उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नहीं बताना चाहते तो ना सही, राजेश सचान बोला। हम आपको मजबूर नहीं कर सकते। खैर, यह बताइए कि मौजूदा हालात में हमें क्या करना चाहिए? फौरन यह शहर छोड़ दो, विश्व मोहन बोला। तीनों ने हड़बड़ाकर एक दूसरे की तरफ देखा। फिर राजेश सचान हंसा। हंस क्यों रहे हो? विश्व मोहन ने उसे घूरा। आप शायद भूल रहे हैं अंकल कि नीलिमा के केस से अदालत ने हमें बरी नहीं किया है। राजेश सचान बोला। हमें जमानत पर छोड़ा गया है। मुकदमा अब भी चल रहा है और अगले महीने अगली तारीख है। कहने का मतलब यह है कि हम चाहकर भी शहर नहीं छोड़ सकते। हमारे नाम के वारंट जारी हो जाएंगे, फरार घोषित कर दिया जाएगा हमें। विश्व मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह होंठ भींच कर बोला, लेकिन अंडरग्राउंड तो हो सकते हो, जैसे कल तक पुलिस से बचने के लिए थे। सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। कितना? 24 घंटे, दिलीप दत्त ने कहा। हम अपना फैसला कल इसी वक्त आपको बता देंगे। यह वक्त बहुत ज़्यादा है। मैंने बहुत ही कम वक्त लिया है अंकल। मत भूलिए कि हम लोग अभी अभी पुलिस हिरासत से बाहर आए हैं। खुली हवा में पहली सांस भी नहीं ले पाए थे कि आपने उठा लिया। कम से कम इतना वक्त तो आपको हमें देना ही पड़ेगा। ठीक है, विश्व मोहन कसमसाया। फिर जैसे हथियार डालता हुआ बोला, मैं तुम लोगों को 24 घंटे का वक्त देता हूँ। कल इसी वक्त कांटेक्ट करूंगा, तब तक फैसला कर लेना। तीनों के सिर सहमति में हिले। अब बताओ, तुम लोगों को कहाँ ड्रॉप कर दूं? फिलहाल तो हमारे लिए हर जगह एक जैसी है, इसलिए जहां इस वक्त हैं वहीं उतार दीजिए। लिफ्ट के लिए धन्यवाद। विश्व मोहन ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसके इशारे पर ड्राइवर ने इनोवा साइड में लगाकर रोक दी। बागले और रावत सिर झुकाए इंस्पेक्टर अबोध के सामने खड़े थे। अबोध उन्हें कहर भरी नजरों से घूर रहा था और अपने अधगंजे सिर पर जल्दी जल्दी हाथ फिरा रहा था। बागले और रावत वे कांस्टेबल थे जिनकी ड्यूटी इंद्रजीत गुप्ता ने अविनाश की खुफिया निगरानी के लिए लगाई थी। वे अपनी ड्यूटी को सही ढंग से अंजाम नहीं दे सके थे। अविनाश उन्हें डांस देकर घर से खिसक गया था और उसके खिसकने के कई घंटे बाद जाकर उन्हें यह मालूम हो पाया था कि असल में वे खाली घर की निगरानी कर रहे हैं। उसी अपराध के कारण इस वक्त वे दोनों सहमे सुकड़े अबोध के सामने खड़े अपनी सजा की प्रतीक्षा कर रहे थे। एकाएक अबोध ने अजीब सवाल किया, मुर्गा देखा है कभी? जी, दोनों हड़बड़ाए। नहीं देखा? देखा है सर, बागले हकलाया। देखा है तुमने? अबोध ने रावत की तरफ देखा। मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी मुर्गा देखा होगा। देखा है, रावत जल्दी से बोला। मैंने भी देखा है सर, मगर मैंने नहीं देखा, इंस्पेक्टर अबोध बोला। जी, आज देख लूंगा, अभी देख लूंगा। बनकर दिखाओ। क्या बनकर दिखाऊं? बागले चकराया। वही जो इंस्पेक्टर अबोध ने नहीं देखा, मुर्गा। जी, बागले एकाएक हवा निकले गुब्बारे की तरह पिचकता चला गया। आप ये क्या कह रहे हैं सर? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, कहते हुए अबोध ने अपनी
रिस्ट वॉच पर नजर डाली। शुक्र मनाओ कि तुम्हें अकेले इंस्पेक्टर अबोध के सामने मुर्गा बनना पड़ रहा है। मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन के ग्राउंड में मुर्गा नहीं बनाया, जहां तुम्हें देखने वाले बहुत लोग होते। लिहाजा हुज्जत को बाय बाय करके फौरन से पहले मुर्गा बनकर दिखाओ। बागले मिमियाया, हमारी बात तो सुनिए सर। लगता है तुम्हारा मन नहीं है। अबोध उनकी कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं था। नौकरी से पेट भर गया है तुम्हारा और अब तुम्हें इससे छुटकारा चाहिए। अच्छी बात है, आज मैं तुम्हें इस नामुराद नौकरी से छुट्टी दे देता हूँ। सड़क पर बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है सर, रावत घिघियाया। हमें इस नौकरी की बहुत सख्त जरूरत है। फिर भी अभी तक ठूंठ की तरह सीधे खड़े हो। मेरी मुर्गा देखने की ख्वाहिश पर अमल करते नजर नहीं आ रहे। लेकिन सर, बागले अपनी 7 पुश्तों की हिम्मत जुटाने के बाद कह सका था, यह तो ज्यादती है, सरासर है। इंस्पेक्टर अबोध को भी दोनों आंखों से दिखाई दे रही है, मगर है तो है, इसमें क्या किया जा सकता है। फिर भी आप जानबूझकर यह ज्यादती कर रहे हैं। 100% कर रहा हूं। यदि तुम्हारे पास मेरी इस ज्यादती से बचने का कोई तरीका है तो उसे आजमा कर देख लो। दोनों के होश फाख्ता। अबोध सचमुच अजीब नस्ल का जानवर था। यह हमारी पहली और आखिरी गलती है सर, बागले ने सफाई पेश की। माफ कर दीजिए, आगे कोई गलती नहीं होगी। जोर से बोलो बंधु, मुझे सुनाई नहीं दिया, बहरा हूं ना। बागले ने उच्च स्वर में अपना कहा दोहराया। अबोध ने फैसला सुनाया, तो यह तुम्हारे लिए सजा भी पहली और आखिरी होगी। फिर कभी कोई सजा नहीं दूंगा। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह बड़ों का कहा मानो और जल्दी से मुझे मुर्गा बनकर दिखाओ। इस बार अगर तुमने मेरा हुक्म नहीं माना तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। दोनों के सिर असहाय अंदाज में हिले, चेहरों पर बेबसी के भाव थे। वे दोनों अबोध की आदत से बखूबी वाकिफ थे। बड़ा ही अड़ियल किस्म का जीव था वह। उन्हें मुर्गा बनाए बगैर हरगिज मानने वाला नहीं था। आंखों ही आंखों में इशारे हुए कि वह कर दिया जाए जो ये खपती इंस्पेक्टर चाहता है, और वे झुके ही थे कि अबोध का मोबाइल बजा। सिर को सहलाता उसका हाथ रुक गया। कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से जो कुछ कहा गया उसे सुनकर वह कुर्सी पर बैठा न रह सका था। एक झटके से उछलकर खड़ा हो गया। बागले और रावत को मुर्गा बनाने का ख्याल ही उसके जहन से उड़नछू हो चुका था, जैसे खुद उसी का मुर्गा बन गया हो। सोचपूर्ण मुद्राएं बनाए राजेश सचान, दिलीप दत्त और अब्दुल मलिक एक रेस्टोरेंट में विराजमान थे। रेस्टोरेंट में उस वक्त जरा भी भीड़ नहीं थी, बल्कि अगर यह कहा जाए तब भी गलत नहीं होगा कि उस वक्त वहां उनके अलावा और कोई कस्टमर नहीं था, और उनके बीच भी काफी देर से तनावपूर्ण खामोशी छाई हुई थी, जैसे कहने के लिए किसी के पास कुछ बचा ही ना हो। अंततः उस खामोशी को दिलीप दत्त ने तोड़ा। वह राजेश सचान तथा अब्दुल मलिक की ओर मुखातिब होकर धीरे से बोला, बताओ ना यार, क्या सोचा तुम लोगों ने। अब्दुल मलिक ने कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, पर करना तो कुछ पड़ेगा। सो तो है, मगर करें क्या। दिलीप दत्त बोला, सचान, मेरे ख्याल से तुमने विश्व मोहन अंकल से 24 घंटे का टाइम लेकर ठीक ही किया, पर यह समझ में नहीं आ रहा कि 24 घंटे बाद भी हमें करना क्या है। सचान जैसे खुद ही से मुखातिब था। क्या जवाब देंगे विश्व मोहन अंकल को, क्या सोचा हमने। मेरे ख्याल से तो इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ही विश्व मोहन अंकल को समझने की है। वे हमारे लिए एक पहेली जैसे बन गए हैं। समझ में ही नहीं आ रहा कि वे जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। अब्दुल मलिक बोला, ये बात बिल्कुल ठीक है। विश्व मोहन अंकल का व्यवहार सचमुच समझ से परे है। वे आखिर उस शख्स को बचाने पर क्यों आमादा हैं जो उनके बेटे का कातिल है, जिसने उनकी बेटी की इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं। इस मामले में शायद हमारा शक बिल्कुल सही है। अविनाश के साथ शर्तिया उनका कोई रिश्ता है, और वह जो भी रिश्ता है बहुत ही गहरा है। तो क्या अविनाश इस बात से वाकिफ नहीं है। कौन सी बात से। यही कि विश्व मोहन उसका रिश्तेदार है। जिस शख्स के बेटे की उसने जान ली और जिसकी बेटी के साथ उसने मुंह काला किया, उसके साथ उसका कोई करीबी रिश्ता है। जाहिर सी बात है कि अविनाश इस सच को नहीं जानता। जानता होता तो यह सब कर ही नहीं सकता था। जो आदमी उसकी इतनी परवाह कर रहा है, वह उसी के बेटे का कत्ल कैसे कर देता, कैसे उसकी बेटी के साथ वैसा व्यवहार कर सकता था। ऐसा क्या रिश्ता हो सकता है उनके बीच
जिसके बारे में विश्वमोहन को तो मालूम है, लेकिन अविनाश को भनक तक नहीं है। राजेश सचान ने जैसे इस बहस से थक कर कहा, इस बारे में तो विश्वमोहन अंकल ही बता सकते हैं। हमने खूब पूछ लिया, वे बताने वाले नहीं हैं। दिलीप दत्त बोला, इससे अजीब बात मेरे जीवन में पहले कभी सामने नहीं आई कि एक आदमी उसी का भला करने के लिए मरा जा रहा हो जिसने उसका इतना बड़ा नुकसान किया, इतना बड़ा नुकसान कि जिसके बाद दिलो दिमाग में उसे दुनिया से गारत कर देने की भावना के अलावा और कुछ आना ही नहीं चाहिए। इन हालात में जबकि खुद विश्वमोहन अंकल का किरदार ही हमारी समझ में नहीं आ रहा, क्या कल हमारा जवाब उनके हक में होगा? मेरा मतलब यह है कि क्या हम उस साले अविनाश से खौफ खाकर अंडरग्राउंड होना कबूल कर लेंगे? हरगिज नहीं, राजेश सचान मुकम्मल दृढ़ता से बोला। तो क्या जवाब देंगे? राजेश सचान ने कहा, मेरे ख्याल से तो उन्हें जवाब देने की नौबत ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि खेल उससे पहले ही खत्म हो चुका होगा। दोनों उलझकर बोले, मतलब? मेरा मतलब अविनाश से है। ओह, दिलीप दत्त ने गहरी सांस भरी। मैं समझ गया, जब अविनाश ही दुनिया में नहीं होगा तो अंकल हमें किसके खौफ से अंडरग्राउंड हो जाने के लिए कहेंगे? अब्दुल मलिक शंकाग्रस्त भाव से बोला, तुमने इतनी बड़ी बात बड़ी आसानी से कह दी, कैसे मुमकिन हो गई है? क्यों नहीं हो सकता? कत्ल करना मजाक है क्या? मेरे ख्याल से नहीं, हम में से किसी में भी कत्ल करने की कुवत नहीं है। फिर भी हम पर कत्ल और बलात्कार का मुकदमा चल रहा है। मैं सचान से सहमत हूं। इस बार दिलीप दत्त राजेश सचान के समर्थन में बोला। इसलिए सहमत हूं क्योंकि नीति यही कहती है कि जो शख्स हमारे खून का प्यासा है, हमें मारने पर आमादा है, समय रहते हमें ही उसे खलास कर देना चाहिए। उसे मौका देना बेवकूफ़ी होगी। क्या यह बात अंकल को नागवार नहीं गुजरेगी? दिलीप दत्त से समर्थन मिलने के बाद उत्साह से भरा राजेश सचान कहता चला गया, यदि अविनाश से सचमुच उनका कोई रिश्ता है तो यकीनन गुजरेगी, लेकिन हम उनकी नागवारी की चिंता करें या अपनी जान की? मजबूरी है। हम ऐसे इंसान को जिंदा छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते जो हमारे खून का प्यासा है, जो हमारे खून से हाथ रंगने का ख्वाहिशमंद है। ऐसे आदमी को खुला छोड़ना समझदारी नहीं होगी। मलिक उनसे सहमत नजर नहीं आ रहा था। बोला, किसी के मर्डर की ख्वाहिश रखना अलग बात है और सचमुच मर्डर कर देना बिल्कुल अलग। मुझे नहीं लगता कि वह सचमुच हम में से किसी का मर्डर कर सकता है। उसके लिए गज भर का कलेजा चाहिए। यह बात तुम उस शख्स के लिए कह रहे हो जिसने विश्वमोहन की बेटी के साथ बलात्कार करने का हौसला दिखाया, जिसने गुलशन को सरेआम शूट कर दिया, जिसने हमारे लाख न चाहने के बावजूद अदालत से हमारी जमानत करा दी। ऐसे आदमी के इरादों पर कैसे शक कर सकते हो तुम? जो शख्स पहले ही एक कत्ल कर चुका है उसके लिए और कत्ल कर देना कौन सी बड़ी बात है? उसमें कुवत है मलिक। वक्त रहते अगर हमने कोई कदम नहीं उठाया तो वह कुछ भी कर सकता है। दिलीप की बात को आगे बढ़ाते हुए सचान ने कहा, दिमाग पर जोर डालकर सोच, हमारी जमानत क्यों कराई उसने? सीधी सी बात है कि उसने हमें पुलिस कस्टडी से बाहर निकाला है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में उसके लिए हमें कत्ल करना मुमकिन नहीं था। उन दोनों की बातें सुनकर मलिक का चेहरा पीला पड़ गया था। बड़ी मुश्किल से कह पाया, इसका मतलब तो यह हुआ कि उसने बाकायदा हमारे कत्ल का प्लान बना रखा होगा। मुमकिन है। तब तो ऐसा भी हो सकता है कि वह हम पर नजर रखे हुए हो, हमारी एक्टिविटीज को वॉच कर रहा हो। मलिक की हवा संट हुई जा रही थी और उसे यह भी मालूम हो कि इस वक्त हम इस रेस्टोरेंट में बैठे आपस में क्या बातें कर रहे हैं। दोनों ने उसके चेहरे पर छाए पीलेपन को देख लिया था। उनकी नजरें मिली और दिलीप ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि राजेश सचान का मोबाइल बजा। एक्सक्यूज मी, उन दोनों से कहने के बाद उसने ग्रीन बटन दबाने के साथ मोबाइल कान से लगा लिया। कुछ देर तक बातें करता रहा। जैसे ही उसने फोन बंद किया, दिलीप दत्त ने कौतूहल भरे स्वर में पूछा, किसका फोन था? पापा का, राजेश सचान ने बताया। क्या कह रहे थे? उन्हें हमारी जमानत की खबर मिल चुकी है। सारे घर वाले मुझे देखने के लिए बेचैन हैं। तो तुम घर जा रहे हो? जाना तो पड़ेगा ही। वैसे भी तुम लोग तो 2 दिन पहले ही गिरफ्तार हुए थे, जबकि मैं पिछले 1 हफ्ते से गिरफ्तार हूं। लेकिन फिक्र मत करो, मैं घर वालों से मिलने के बाद तुरंत वापस आऊंगा। कहाँ? जहां तुम होगे, मोबाइल पर कांटेक्ट में रहेंगे। दिलीप ने मलिक की तरफ इशारा किया।
इसे तो कुछ समझा जा। देख ही रहा है जो बातें हम कर रहे थे उनकी कल्पना मात्र से पट्टे की सिट्टी पिट्टी गुम हुई पड़ी है। वो एक बड़ा फैसला है, कहने के साथ उसने मलिक के कंधे पर उसे समझाने वाले अंदाज में हाथ रखा। वैसा तब किया जाएगा जब दूसरा कोई रास्ता ही नजर नहीं आएगा। तब तक हम तीनों और सोचते हैं। बेहतर है अविनाश का कोई और इलाज सूझ जाए, कोई ऐसा इलाज जो तुम्हें भी मंजूर हो। वैसे भी यह तो तुम्हें मालूम ही है कि हम लोग जमानत पर छूटे हुए हैं, लिहाजा हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। हमें ऐसा ही करना चाहिए, मलिक ने कहा। गुड, समझ लो कि मैं यूं गया और यूं आया। कहने के साथ राजेश सचान उठ खड़ा हुआ। तब तक के लिए गुड बाय। दोनों ने आहिस्ता से सहमति में सिर हिला दिया। राजेश सचान रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। अगले ही पल वह एक टैक्सी में अपने घर की ओर बढ़ा जा रहा था। एसआई इंद्रजीत गुप्ता तरुण भट्टी के पास पहुंचा। उसे देखकर तरुण भट्टी सकपकाया, मुंह से बरबस ही निकला, पुलिस? पुलिस यहाँ क्यों आई है? इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। इंद्रजीत उसे घूरता हुआ व्यंग पूर्वक बोला। और तिनके में मकड़ी मतलब? घबराओ मत मिस्टर तरुण भट्टी, इंद्रजीत गुप्ता ने उसे आश्वस्त किया। मैं कम से कम उस वजह से तुम्हारे पास नहीं आया हूं जिस वजह से अंडरवर्ल्ड किंग नारायण स्वामी के तमाम आदमियों के पास खाकी वर्दी वाले जा धमके थे। यानी तुम मुझे गिरफ्तार करने नहीं आए? नहीं। क्यों? क्योंकि पुलिस हेडक्वार्टर को नीलिमा के ब्लूप्रिंट का जो मेल मिला उसमें स्वामी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हर छोटे बड़े आदमी का जिक्र है, लेकिन तुम्हारा जिक्र नहीं है। भट्टी का हौसला बुलंद हुआ। इसी से जाहिर है, बल्कि प्रमाणित है कि असल में स्वामी ऑर्गेनाइजेशन से मेरा कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। मैं एक निहायत ही शरीफ आदमी हूँ। तेरी शराफत की दास्तान सारा मुंबई जानता है भट्टी, इंद्रजीत दांत पीसता हुआ बोला। और नारायण स्वामी के साथ तेरा क्या ताल्लुक था यह भी तुझे जानने वाला हर शख्स जानता है। इसके बावजूद अगर उस ब्लूप्रिंट से तेरा नाम गायब है तो उसकी वजह नीलिमा ही है। नीलिमा? ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि वह इस सच को जानती थी कि तू चंद्र प्रकाश का दोस्त है, उसका करीबी है। और चंद्र प्रकाश अविनाश का पिता और उसका होने वाला फादर इन लॉ था। लिहाजा उसने अपने फादर इन लॉ के करीबी का लिहाज किया और ब्लूप्रिंट से तेरा नाम गायब कर दिया। अगर नीलिमा ने ऐसा न किया होता तो इस वक्त तू इस शहर में यूं बेफिक्र नहीं घूम रहा होता, बल्कि या तो अपने जोड़ीदारों के साथ जेल की चक्की पीस रहा होता या पुलिस की गोली का शिकार हुआ लोगों को किसी गटर में पड़ा मिलता। तुम मुझे यही बताने आए हो गुप्ता? तरुण भट्टी के चेहरे पर नागवारी के भाव उभर आए थे। मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूं। तो पूछो। उससे पहले यह जान लो कि मैं इंस्पेक्टर अबोध का जूनियर हूं और जो कुछ भी कर रहा हूं उन्हीं के निर्देश पर कर रहा हूं। यह जान लेना शायद तुम्हारी सेहत के लिए बेहतर होगा। शुक्रिया। इंद्रजीत लगातार उसे घूर रहा था। और इंस्पेक्टर साहब ने मुझे एक तफ्तीश का जिम्मा सौंपा है, तो करो ना तफ्तीश। तफ्तीश अविनाश से ताल्लुक रखती है। कौन अविनाश? मैं तुम्हारे दोस्त चंद्र प्रकाश उर्फ चंद्र के बेटे अविनाश की बात कर रहा हूँ। लहजा सख्त हुआ था। ओह, उसका क्या किस्सा है? भट्टी, बाज आजा। मैं कह रहा हूँ बाज आजा, और ऐसे अनजान बनकर मत दिखा जैसे तू कुछ जानता ही नहीं। तुम्हारे ख्याल से मैं क्या जानता हूँ? मैं अभी अभी एडवोकेट घोषाल और क्रिमिनल लॉयर रमेश जोशी से मिलकर आ रहा हूँ। मेरा इन दोनों से क्या ताल्लुक? मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ भट्टी। इंद्रजीत गुप्ता का स्वर सर्द हुआ। बाज आजा, वरना तुझे गिरेबान से पकड़कर मरे हुए सुअर की तरह खींचता हुआ ले जाऊंगा और हवालात में ठूसकर ऐसा हवाई जहाज बनाऊंगा कि तौबा कर जाएगा। बहुत भाव खा रहे हो गुप्ता? हाँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तेरे आका नारायण स्वामी और उसके ऑर्गेनाइजेशन की तबाही के बाद इस शहर से उसके खौफ के बादल छट गए हैं। अब तेरी पीठ पर वह ताकत नहीं है जिसके नाम से सारा मुंबई थर्राता था। अब तू एक मामूली आदमी है जिसके साथ पुलिस कैसे भी पेश आ सकती है। अगर तू स्वामी ऑर्गेनाइजेशन के खत्म होने से पहले की अकड़ में रहा तो पछताएगा। भट्टी ने थूक निगलकर अपने खुश्क हो चले गले को तर करने की नाकाम कोशिश की।
सच आखिर वही था जो गुप्ता ने कहा था। फिर भी वह हौसला जुटाकर बोला, लेकिन मेरा कसूर क्या है? किस जुर्म में गिरफ्तार करोगे मुझे? ये पूछना तो हर नागरिक का राइट है। अब तू फिल्मी डायलॉग बोल रहा है भट्टी। तू शायद भूल गया कि तुझ जैसे आदमी को गिरफ्तार करने के लिए हम पुलिस वालों के पास इल्जामों का पूरा जखीरा होता है। फिर भी अगर आजमाना चाहता है तो खुद ही बता दे किस इल्जाम में गिरफ्तार होना पसंद करेगा। चकला खाना चलाने का इल्जाम ठीक रहेगा। तो ये बात है, यही बात है। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने वाले हो, मेरे खिलाफ फर्जी केस बनाने की धमकी दे रहे हो। धमकी नहीं दे रहा हूं भट्टी, सच्चाई बता रहा हूं। तेरी आज तक की मुकम्मल जिंदगी बेगुनाहों पर जुल्म ढाते बीती है। आज अगर मेरे द्वारा जालिम पर जुल्म ढाया जाएगा तो कौन सी कयामत आ जाएगी, और अगर तू बाज ना आया तो यह जुल्म तुझ पर होकर रहेगा। पर ऐसा करोगे क्यों? दुनिया के उस सबसे थके हुए वकील घोसाल को अदालत में जंग जीतने का दिमाग रमेश जोशी ने दिया, और रमेश जोशी को हायर करने वाला शख्स तू है भट्टी। उसने खंजर की तरह अपनी तर्जनी अंगुली तरुण भट्टी की ओर तानी। तू? कौन कहता है? मैं कहता हूं। भट्टी चुप। इंद्रजीत ने हर लफ्ज पर जोर दिया। और मुझसे? खुद रमेश जोशी ने कहा, कानून के उस सबसे बड़े खिलाड़ी ने। रमेश ने मेरा नाम लिया? कहे तो फोन लगाऊं या फिर उसे यहीं बुला लूं? मुझे यकीन नहीं। तुझे यकीन दिलाने की मुझे जरूरत भी नहीं है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि उन तीनों से तुझे आखिर ऐसी क्या हमदर्दी थी जो उनकी खातिर इतनी जहमत उठाई और रमेश जोशी जैसे कानून के पंडित को इतनी तकलीफ दी कि वह एक धीवट के घर पर जा पहुंचा। उन तीनों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उनकी खातिर इतना बड़ा काम क्यों किया? वह सब मैंने किसी और के कहने पर किया था। कौन है वह? नाम ले उसका। भट्टी कसमसाया। उसने नाम लेने का उपक्रम नहीं किया। भट्टी आगे बोला, भले ही यह बात रमेश जोशी ने तुम्हें बताई हो, लेकिन वह अदालत में खड़ा होकर इस बात की गवाही कभी नहीं देगा। ना ही एडवोकेट घोसाल इस बारे में अदालत में कुछ कहने वाला है। तू गलत समझ रहा है भट्टी। इंद्रजीत गुप्ता ने उसे जैसे पुचकारा था। मुझे मालूम है रमेश जोशी और अनिल घोसाल अदालत में खड़े होकर तेरे खिलाफ गवाही नहीं देंगे, और सच पूछे तो मुझे उनकी गवाही की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट वह नहीं है जो तू समझ रहा है। क्या समझ रहा हूं मैं? तू ये समझ रहा है कि मेरा टारगेट चंद्र प्रकाश है। एक बार फिर भट्टी को चुप रह जाना पड़ा। पर तू गलत समझ रहा है, क्योंकि जो बातें चल रही हैं उनसे से ज्यादा ये साबित हो जाएगा कि चंद्र प्रकाश अपने बेटे अविनाश के खिलाफ है। खुद को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बाप साबित करने वाला वह शख्स असल में अपने ही बेटे के खिलाफ साजिश रच रहा है, और अविनाश के हाथों दिलीप, सचान और मलिक के कत्ल कराने का ख्वाहिशमंद है। वह ऐसा क्यों कर रहा है? यह एक यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब देर सवेर मैं हासिल करके ही रहूंगा। लेकिन फिलहाल इंस्पेक्टर अबोध की दिलचस्पी इन सवालों में नहीं है मेरे लाल। तो फिर उसकी दिलचस्पी किसमें है? इंस्पेक्टर अबोध का नाम तमीज से ले भट्टी। मुझे पुलिसिया अंदाज पर उतरने पर मजबूर मत कर, वह सख्त स्वर में कहता चला गया। इस वक्त उनकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी नीलिमा के रेप और उसके कत्ल में है। उनके ख्याल से इस केस की जड़ें वही हैं। मतलब वे जानना चाहते हैं कि वे लोग कौन हैं जिन्होंने पहले नीलिमा के साथ गैंग रेप किया, फिर उसे कत्ल कर दिया। अजीब बात कर रहे हो गुप्ता। भट्टी थोड़ा हैरान नजर आने लगा था। उन्हें तो खुद इंस्पेक्टर अबोध ने ही गिरफ्तार किया था। तेरा मतलब राजेश, सचान, दिलीप दत्त, अब्दुल मलिक और गुलशन से है ना? गुप्ता ने उसे पुनः पुचकारा। जाहिर है नहीं। नीलिमा के बलात्कारी और कातिल वे नहीं हैं। उनमें से किसी ने भी नीलिमा के साथ वह वैसी हरकत नहीं की। इंद्रजीत गुप्ता पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, तुम्हारे दावे की वजह समझ में नहीं आ रही। वजह सीधी सी है भट्टी। अगर वे मुजरिम होते तो इतनी आसानी से जमानत पर नहीं छूट जाते। बस केवल इसीलिए तुम उनमें से किसी को मुजरिम नहीं मानते। इतनी सी बात पर तुमने उन्हें निर्दोष होने का तमगा दे दिया। नहीं तो उनके वीर का टेस्ट किया जा चुका है, रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अर्थात नीलिमा के जिस्म में पाए गए वीर से उनके वीर एकदम अलग हैं। हैरानी की बात है गुप्ता कि उस मेडिकल टेस्ट पर तुम्हें इतना बड़ा भरोसा है। इससे बड़ी नादानी की बात और क्या हो सकती है। जब सारी बातें खुल ही गई हैं तो अब मैं भी खुलकर कहता हूँ,
जाने किस जोश में भट्टी कहता चला गया, जब स्वामी ऑर्गेनाइजेशन सलामत था तो उसमें मेरी हैसियत से कोई भी नावाकिफ नहीं था। उस वक्त मेरे केवल एक फोन पर ऐसी मेडिकल रिपोर्ट बदल जाती थी। मेरे एक इशारे पर सच का झूठ और झूठ का सच हो जाता था। कौन बिकाऊ नहीं है आज की दुनिया में? जो रुपयों से नहीं बिकता वह खौफ से बिकता है, और मैं ऐसी खरीद फरोख्त को न जाने कितनी बार अंजाम दे चुका हूं। खुलने के लिए धन्यवाद। इंद्रजीत मुस्कुराया। अदालत में साबित नहीं होगा कि मैंने यह सब कहा। फिलहाल वो साबित करना मेरा मकसद नहीं है। इस वक्त मेरा मकसद तुम्हें केवल यह बताना है कि उन चारों की मेडिकल रिपोर्ट के साथ ऐसा नहीं है। वो रिपोर्ट बिल्कुल सच्ची है। अच्छा, अबोध साहब ने खुद अपने जरिए से इस बात की तस्दीक की है। कैसे? उन्होंने उन तीनों के वीर की जांच अपने जरिए से नीलिमा के जिस्म में पाए गए वीर के सैंपल से कराई है। किसी गफलत में मत रहना भट्टी, वह उनके भरोसे का जरिया है। उसकी रिपोर्ट भी वही निकली जो पहले आ चुकी थी, अर्थात लद्दड़ वकील द्वारा कोर्ट में पेश की गई। ऐसा? इसके बावजूद इंस्पेक्टर साहब ने उस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने अपने एक अन्य विश्वसनीय जरिए से व्यक्तिगत तौर पर वह टेस्ट कराया। सुनकर तुम हैरान होगे भट्टी, उसकी रिपोर्ट भी पहली दोनों रिपोर्ट्स से अलग नहीं आई। इसीलिए तुम्हारे इंस्पेक्टर को यकीन है कि सच वही है जिसे तीन तीन मेडिकल टेस्ट सच बता रहे हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? भट्टी ने जवाब नहीं दिया, केवल पहलू बदल कर रह गया। वह चेहरे पर व्याकुलता घर बनाने लगी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि इंस्पेक्टर अबोध ने अपने इस प्यादे को उसके पास असल में किस मकसद से भेजा है। और कितनी हैरानी की बात है कि यह सच उस आदमी को मालूम था जिसके जहन में इस मेडिकल टेस्ट का ख्याल आया। कहते वक्त इंद्रजीत के होठों पर बहुत ही गहरी मुस्कान थी। भट्टी की आंखों की गहराई में झांकता हुआ वह कहता चला गया, उसी ने रमेश जोशी को यह सच बताया। उसी के कहने पर रमेश जोशी ने उन तीनों का मेडिकल टेस्ट कराया। मतलब वो शख्स पहले से जानता था कि नीलिमा के साथ रेप करने वाले और उसका कत्ल करने वाले वे चारों नहीं, कोई और हैं। भट्टी अपलक उसे देखता रहा। अब सवाल यह उठता है मिस्टर तरुण भट्टी कि मार्के की यह बात जिसके बारे में कोई सोच तक नहीं सकता था, उस शख्स को पहले ही से कैसे मालूम थी? वह कैसे जानता था कि मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट जो आएगी वह कोर्ट से उन चारों की जमानत करा देगी? भट्टी की जुबान तालू से जा चिपकी थी। उसे लग रहा था कि गुप्ता से पीछा छुड़ाना संभव नहीं है। टायरों की जोरदार चरमराहट के साथ ही टैक्सी एक झटके से रुक गई। क्या हुआ? पिछली सीट पर बैठा राजेश सचान चौंक कर बोला, क्या हुआ ड्राइवर, तुमने टैक्सी क्यों रोक दी? सामने देखो साहब, कहने के साथ टैक्सी ड्राइवर ने विंड स्क्रीन से बाहर की ओर इशारा किया। तब तक राजेश सचान की नज़र भी सामने पड़ चुकी थी। लिंक रोड होने के कारण वह काफ़ी कम चौड़ी थी और चारों तरफ सन्नाटा भी पसरा हुआ था। सड़क के बीचों बीच एक मोटरसाइकिल सवार गिरा पड़ा था। औंधे मुंह पड़ा था वह, टांगें मोटरसाइकिल के नीचे दबी हुई थी। काफ़ी गंभीर एक्सीडेंट मालूम पड़ता था। पता नहीं मोटरसाइकिल सवार जिंदा भी था अथवा भगवान को प्यारा हो चुका था। जिस हालत में नजर आ रहा था उसमें भगवान को प्यारा हो चुका होने की संभावना ज्यादा नजर आ रही थी। ओह नो, राजेश सचान के मुंह से निकला। एक्सीडेंट कर बैठा, लगता है जिंदा नहीं है, मर चुका है। टैक्सी ड्राइवर ने बड़े ही अवसाद भरे ढंग से सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ये मोटरसाइकिल वाले चलते भी अंधाधुंध हैं साहब। मैं देखता हूँ, सचान ने कहा। ड्राइवर बोला, एक मिनट साहब। सचान ठिठका, ड्राइवर की तरफ सवालिया नजरों से देखा। यह सुनसान सड़क है। ड्राइवर ने शंका जताई। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा, ऊपर से रात भी काफी हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से हमें 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं, ये लफड़े के काम है साहब। पर टैक्सी तो फिर भी नहीं निकल पाएगी। मोटरसाइकिल सड़क पर इस तरह पड़ी है कि रास्ता ही नहीं बचा है। मैं वापस मोड़ लेता हूँ। जहाँ आपको जाना है उसके लिए मुझे दूसरा रास्ता भी मालूम है। एक नज़र डाल लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो तुम यहीं रहो। हो सकता है वह जिंदा हो। ऐसा हुआ तो हमारी मदद से वह बच सकता है।
इस बार ड्राइवर ने हुज्जत नहीं की। उसने न चाहते हुए भी सहमति में सिर हिला दिया। राजेश सचान टैक्सी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। काश उस वक्त उसे पता होता कि वह क्या करने जा रहा है। वह उसकी बहुत बड़ी गलती थी, ऐसी गलती जिसे सुधारने का अब उसे कोई मौका मिलने वाला नहीं था। और यह सच इंद्रजीत गुप्ता ने बेहद कड़ी नजरों से तरुण भट्टी को देखा, फिर अपना एक एक शब्द तौलता हुआ बोला। यह सच उसे केवल एक ही सूरत में मालूम हो सकता था, तब जबकि उसे इस बात का पक्का यकीन हो कि नीलिमा का बलात्कार और कत्ल उन तीनों ने नहीं किया। और यह यकीन उसे केवल एक ही सूरत में हो सकता था, तब जबकि उसे अच्छी तरह से मालूम हो कि नीलिमा के बलात्कारी और कातिल असल में कौन है। बोल भट्टी, उसने तेज शब्दों में कहा। यह झूठ है। तरुण भट्टी इंद्रजीत गुप्ता की बात काटकर चीख पड़ा। मैं भला नीलिमा के साथ वह सब क्यों कराऊंगा? मेरी उससे क्या अदावत थी? उल्टा वह तो मेरे बास नारायण स्वामी की बेटी थी। उसकी तरफ तो टेढ़ी आंख से देख तक नहीं सकता था मैं। उसकी जिंदगी में यह रहस्य उसके और नारायण स्वामी के अलावा कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि अविनाश भी नहीं। फिर भी मैं उसकी जान का दुश्मन क्यों बनूंगा? कोई यूं ही तो किसी की जान का दुश्मन नहीं बन जाता। केवल यही एक सवाल है जिसने मेरे हाथों को रोक रखा है भट्टी, वरना इस वक्त तू यहाँ नहीं खड़ा होता, बल्कि हवालात के हवा खा रहा होता, और खा रहा होता मेरे इंस्पेक्टर साहब के डंडे। फिर भी तुम मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे। तेरी बात यकीन करने के लायक नहीं है बेवकूफ इंसान। इस मामले के तार तुझसे जुड़े हुए हैं। इस केस का हर तार तुझसे आकर जुड़ रहा है, और ऐसा यूं ही कभी नहीं हो सकता। तुझे सच बताना ही होगा। कौन सा सच? नीलिमा के कत्ल का सच। मैं फिर कहता हूँ भट्टी, यह सच तुझे बताना ही होगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे नीलिमा के बलात्कार और कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। वहां तेरी खातिरदारी खुद अबोध साहब करेंगे। तुम केवल मुझे गिरफ्तार कर सकते हो, मेरे खिलाफ साबित कुछ भी नहीं कर सकते। मैं अदालत से छूट जाऊंगा। इंद्रजीत गुप्ता ने आग्नेय नेत्रों से उसे देखा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं नीलिमा के कत्ल के इल्जाम में तुझे गिरफ्तार कर लूं? तुझे कोई ऐतराज नहीं है? यह तुम्हारी ज्यादती होगी, मुझे मालूम है। मुझे यह भी मालूम है कि इस वक्त यह ज्यादती सहन करना तेरी मजबूरी है, क्योंकि तू स्वामी ऑर्गेनाइजेशन की तबाही के बाद इस ज्यादती का विरोध करने के लायक नहीं रह गया है। उसने अपनी कमर में खोसी हथकड़ी को निकालकर हाथ में ले लिया, फिर नाटकीय अंदाज में आगे बढ़ता बोला, तो मैं तुझे गिरफ्तार कर लूं? नहीं गुप्ता, तू ऐसा नहीं कर सकता। तू मेरे साथ ज्यादती नहीं कर सकता। इंद्रजीत ठिठका। मुझे सच न बताकर आए बाएं साएं गाकर इसके लिए तू ही मुझे मजबूर कर रहा है। अगर मैंने सच बता दिया तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तब क्या गिरफ्तार नहीं करोगे मुझे? अगर तू नीलिमा के बलात्कारियों में शामिल नहीं था, अगर तेरी गोली ने उसकी जान नहीं ली, तो नहीं करूँगा। मैं उन लोगों में शामिल नहीं था, विश्वास करो। ना मैं उन लोगों में शामिल था, ना ही मेरी गोली ने उसकी जान ली है। तो डर क्यों रहा है? वह वजह है मेरे डरने की। उगल। भट्टी कसमसाया। अपने चारों तरफ उसे मौत का घेरा नजर आ रहा था। फिर मरता क्या न करता वाली स्थिति में बोला, भले ही मैंने खुद रेप न किया हो, भले ही उसे मार डालने वाली गोली मेरी गन से नहीं चली थी, मगर रेप और कत्ल के लिए कहीं न कहीं मैं भी दोषी हूँ। शाबाश। विश्वास करो गुप्ता, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं था उसमें। मैंने जो कुछ भी किया महज दोस्ती की खातिर किया, दोस्त की खातिर किया। कौन है तेरा वह दोस्त? भट्टी हिचकिचाया। अपने उस हरामजादे दोस्त का नाम बता भट्टी। इंद्रजीत गुप्ता का लहजा सर्द हुआ। नाम बता उसका। तुम यकीन नहीं करोगे। उस बात को छोड़। इंद्रजीत गुप्ता का लहजा सर्द हुआ। हम पुलिस वालों को बड़े बड़े नाम हजम करने की आदत पड़ जाती है। वह मेरा दोस्त चंदर है। चंदर? चंद्र प्रकाश, अविनाश का पिता। क्या? इंद्रजीत गुप्ता का मुंह भाड़ की तरह खुल गया। फिर वह बेफर कर बोला, यह तू क्या बकवास कर रहा है भट्टी? मैंने पहले ही कहा था कि तुम विश्वास नहीं करोगे। सोच ले भट्टी, अच्छी तरह सोच ले। तू ये कह रहा है कि नीलिमा का बलात्कार और कत्ल उसके अपने प्रेमी के बाप ने किया है?
उसने खुद कुछ नहीं किया, करवाया है। किनसे? वे भाड़े के मवाली थे जिन्हें चंदर के कहने पर मैंने ही हायर किया था। कहते कहते उसका सिर झुक गया। तूने? इसीलिए तो कहा था कि मैं भी दोषी हूँ, पर जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ, नीलिमा से मेरी कोई व्यक्तिगत अदावत नहीं थी। उसके लिए मेरे अंदर कुछ भी गलत नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया महज दोस्ती की खातिर किया, चंदर से अपनी दोस्ती निभाने के लिए किया। उसके लिए भाड़े के मवाली जुटाकर एक निर्दोष लड़की का रेप और उसका कत्ल करवाकर। भट्टी का सिर स्वीकार में हिला। फिर तो वह तेरा बहुत जिगरी दोस्त हुआ। इंद्रजीत उसके अंदर से कुछ और निकालने की मंशा से बोला। कमाल है, स्वामी ऑर्गेनाइजेशन के इतने टॉप दादा की चंद्र प्रकाश जैसे मामूली इंसान से इतनी दोस्ती। चंदर मेरे बचपन का दोस्त है। हम लोग कॉलेज में साथ साथ पढ़े हैं, एक ही मोहल्ले की गलियों में खेल कूद कर बड़े हुए हैं। आज भले ही चंदर तरक्की नहीं कर पाया, मेरी सोहबत के बावजूद तरक्की नहीं कर पाया और एक मामूली इंसान बनकर रह गया, फिर भी उसके लिए मेरा दोस्ती का जज्बा कम नहीं हुआ। और फिर? बोल बेटा, जल्दी जल्दी बोल। उसने जिंदगी में पहली बार मुझसे मदद मांगी थी, मुझसे किसी काम के लिए कहा था। फिर मैं उसे कैसे मना कर सकता था? मैं उसे मना नहीं कर सका, बस इतना ही गुनाह है मेरा। क्या मदद मांगी थी उसने? बता तो चुका हूँ। उसे कुछ ऐसे आदमियों की जरूरत थी जो उसके कहे मुताबिक काम कर सकें, और काम था नीलिमा का कत्ल। कत्ल से पहले वह नीलिमा के साथ बलात्कार जरूर चाहता था, वह भी 4-4 लोगों के द्वारा, न उससे कम न ज्यादा। समझा? क्या समझ गए? गुलशन सहित उसके साथियों की संख्या भी 4 ही थी। तुम ठीक सोच रहे हो, ऐसा ही था। नीलिमा के बलात्कार और कत्ल का इल्जाम उन चारों पर थोपने के लिए ही नीलिमा के साथ 4-4 लोगों के द्वारा बलात्कार की पुष्टि होनी जरूरी थी। उन चारों के नाम शंकर, दामले, कौशिक और माथुर। अगर इन चारों का मेडिकल चेकअप कराया जाए तो इस बात की तस्दीक होगी कि इन चारों ने ही नीलिमा के साथ बलात्कार किया है। क्यों नहीं होगी? जब वे ही नीलिमा के बलात्कारी हैं तो मेडिकल टेस्ट में इस बात की तस्दीक क्यों नहीं होगी? कहाँ मिलेंगे ये? मुझे नहीं पता। क्या? इंद्रजीत की भ्रकुटी तनी। वे कब कहाँ होते हैं इसका खुद उन्हें भी पता नहीं होता। तूने कैसे कांटेक्ट किया था? इनसे कांटेक्ट का मेरे जैसे अंडरवर्ल्ड के हर आदमी के पास एक खास नंबर होता है। उस नंबर पर उनके लिए मैसेज छोड़ना होता है, उसके बाद वे खुद ही मैसेज छोड़ने वाले से कांटेक्ट करते हैं। यानी अगर इन चारों से कांटेक्ट करना है तो तेरे मोबाइल नंबर से इनके लिए मैसेज छोड़ना होगा। ठीक? वह मैसेज कोडवर्ड में होता है जिसकी अपनी एक अलग भाषा होती है। वह भाषा उन्हें यह बता देती है कि संदेश किसी गलत आदमी का नहीं है। गलत आदमी को वह भाषा कभी मालूम नहीं हो सकती। अगर कोई उस भाषा को मालूम कर ले तो भी कुछ नहीं होगा। वे चारों बहुत शातिर हैं। कांटेक्ट करने से पहले संदेश देने वाले के बारे में सब कुछ मालूम कर लेते हैं। संदेश भेजने वाला तेरे जैसा कोई शख्स हो तो उन्हें किसी खोजबीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? उसकी बात का मतलब समझता भट्टी अटकता सा बोला। हाँ, भेज संदेश। क्या? यही कि तेरे पास फिर कोई पहले जैसा फन्ने खां काम है, लिहाजा फौरन तुझसे कांटेक्ट करें। तुम उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हो? नहीं, आरती उतारूंगा उनकी। लेकिन असली मुजरिम तो चंद्र प्रकाश है जिसने उन्हें हायर किया। चंद्र प्रकाश उन चारों की तरह हिस्ट्री सीटर नहीं है, ना ही वह पुलिस की पकड़ से दूर है। उसे जब चाहूँ गिरफ्तार कर सकता हूँ, जबकि इन चारों के साथ ऐसा नहीं है। वैसे भी इन चारों की गवाही के बिना उसे मुजरिम साबित नहीं किया जा सकता। भट्टी निरुत्तर। लेकिन उससे पहले मेरे लिए यह मालूम करना भी जरूरी है कि वह आखिर यह सब क्यों कर रहा है। अपनी ही औलाद का दुश्मन क्यों बना हुआ है वह? क्यों उसे तबाही के रास्ते पर धकेल रहा है? भट्टी मूर्ति की मानंद खड़ा रहा। क्या इस बारे में तू मेरी कोई मदद कर सकता है? किस बारे में? चंद्र प्रकाश यह सब क्यों कर रहा है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस बारे में तूने उससे कुछ पूछा ना हो। पूछा था। क्या बताया? कहने लगा कि अगर तेरी मदद की यह कीमत है तो मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए। वो एकदम से उखड़ गया था। यानी नहीं बताया? हाँ, सच कह रहा है ना तू? इंद्रजीत ने उसे बहुत गौर से देखते हुए कहा था। झूठ बोलने की कोशिश तो नहीं कर रहा?
वह पस्त लहजे में बोला, जब इतना सब कुछ सच सच बता दिया है तो इस एक बात के लिए झूठ क्यों बोलूंगा। बात तो तेरी समझ में आने लायक है, इसलिए आ भी रही है। वह कहता चला गया, अब जरा मामले को दूसरे ढंग से ले। तू चंद्रप्रकाश को अपने बचपन का दोस्त बताता है, उससे पुराना याराना बताता है, इस नाते तुझे इस बारे में कोई मार्के की बात मालूम हो सकती है। ऐसे ही तो कोई बाप अपनी औलाद का दुश्मन नहीं बन सकता। उसका मतलब समझते हुए भट्टी ने कहा, चंद्र ने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में मुझसे कभी कोई जिक्र नहीं किया। इतनी जल्दी मत कर भट्टी, याद करके ठीक से जवाब दे, सोच समझ कर जवाब दे। इतने पुराने यारों से आदमी न कहने के बावजूद कभी कभी बहुत कुछ कह जाता है, या किसी हरकत से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पता चल जाता है। ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, सोच शायद कुछ निकल आए। भट्टी एक पल के लिए सोच में नजर आया। इंद्रजीत व्यग्र भाव से इंतजार करने लगा। याद आया। तरुण भट्टी एकाएक बोला, देखा मैंने कहा था ना, बता क्या याद आया। काफी अरसा गुजर गया, मुझे याद आ रहा है। भट्टी की आंखें शून्य में टिक गई। उस दिन चंदर बहुत ज्यादा थका टूटा और हताश था, जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। उस दिन पहली और शायद आखिरी बार उसने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी का जिक्र किया था। क्या कहा था उसने शायद ऐसा कुछ कहा था कि मोहन ने उसकी मुकम्मल दुनिया उजाड़ दी, उसका जीवन वीरान कर दिया। अब शायद वही वीराना उसकी जिंदगी का मुकद्दर बन चुका है। और यह भी कहा था कि अब उसे ताउम्र इसके साथ ही जीना होगा। मोहन कौन? इत्तेफाक से मैं उसे जानता हूँ। बता। बीते हुए कल का मोहन आज का विश्व मोहन है। विश्व मोहन? इस बार इंद्रजीत बुरी तरह चौंका था। वह भूतपूर्व एमपी गुलशन का पिता? वही। लेकिन चंद्रप्रकाश का उससे क्या संबंध? उसकी दुनिया उसने कैसे वीरान कर दी थी? काफी पुराना किस्सा है। उसके स्वर में खेद झलका। मुझे नहीं लगता कि मैं इस बारे में ज्यादा कुछ बता सकूंगा। विश्व मोहन तो बता सकता है, कि किसी और के बारे में मैं कोई दावा भला कैसे कर सकता हूँ। लेकिन बरसों पहले अगर विश्व मोहन ने सचमुच चंदर के साथ कोई ज्यादती की होगी और उस ज्यादती को कबूल करने से विश्व मोहन पर कोई गुनाह आयद हो रहा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि वह इस बारे में अपनी जुबानी कुछ भी कबूल करेगा। ऐसा हुआ तो तुम उसकी जुबान नहीं खुलवा सकोगे। आज वह एमपी न सही, लेकिन बेहद पावरफुल है। तुम जैसे एसआई को तो यह तक पता नहीं लगेगा कि पुलिस लाइन के कौन से कोने में कब जा गिरे। यही हाल तुम्हारे उस इंस्पेक्टर का होगा जिसे अबोध कहते हैं। देखेंगे, फिलहाल तुम अपनी कहो। अब क्या रह गया है कहने के लिए? शंकर, दामले, कौशिक और माथुर के दीदार कब करा रहे हो? मैं उन्हें केवल मैसेज भेज सकता हूँ। उनका मुझसे कांटेक्ट करना या ना करना मेरे हाथ में नहीं है। तेरे कहने का मतलब यह है कि तेरा संदेश मिलने के बावजूद वे तुझसे कांटेक्ट करें, यह जरूरी नहीं है? हाँ। क्या आज से पहले कभी उन्होंने तेरे मैसेज को नजरअंदाज किया है? नहीं। तरुण भट्टी को कबूल करना पड़ा। फिर इस बार कैसे कर सकते हैं? उन्हें शक हो सकता है। क्या शक हो सकता है? यही कि वह संदेश मैंने अपनी मर्जी से नहीं भेजा, मुझसे जबरन भिजवाया गया है। कैसे शक हो जाएगा? कहने के साथ इंद्रजीत ने उसे सख्त नजरों से घूरा था। अगर कोड वर्ड में भेजे गए अपने संदेश में तू ऐसा कोई खुफिया इशारा नहीं करेगा तो उन्हें कैसे शक हो जाएगा? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हो भी तो उस पर अमल मत करना भट्टी। लहजे में चेतावनी का पुट आ गया था। मैं सच कहता हूँ, कयामत आ जाएगी। कहा ना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो फिर उन्हें क्या कोई ख्वाब चमकने वाला है कि यह संदेश तुझसे जबरदस्ती भिजवाया जा रहा है? क्या ऐसा कोई नायाब ख्वाब उन्हें लाइफ में पहले कभी चमका है? नहीं। तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात मत कर। इत्मीनान रख, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और हाँ, एक बात और। वह क्या? चंद्र प्रकाश को भी खबरदार करने की गलती मत करना। नुकसान तेरा ही होगा, वो भी कैड़े वाला। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। ऐसा ही करना होता तो क्या उसका नाम अपनी जुबान पर लाता? वह लाना तेरी मजबूरी हो गई थी भट्टी। उसके बिना तेरा पीछे छूटने वाला नहीं था। राजी से जुबान न खोलता तो पुलिस स्टेशन के टार्चर रूम में खोलता। शुक्र है कि तूने अकल से काम लिया
और पुलिस स्टेशन का टार्चर रूम देखने से बच गया। अपना मोबाइल निकाल। किस लिए? उन चारों को खुफिया संदेश भेजने के लिए। ओह, तरुण भट्टी ठंडी सांस भरकर रह गया। फिर घोर अनिच्छा के साथ मोबाइल निकाला और उसकी फोन बुक में तलाश करके एक खास नंबर एंटर कर दिया। काम हो चुका था। पुलिस जीप लाश के नजदीक पहुंचकर रुकी। राजेश सचान की लाश सड़क के बीचों बीच पड़ी थी। उसके सिर के पास खून का तालाब सा बना हुआ था। बाकी जिस्म पर एक खरोंच भी नहीं थी। जाहिर था कि मौत की वजह सिर पर किया गया घातक प्रहार था। अबोध को भला राजेश सचान को पहचानने में क्या दिक्कत हो सकती थी, पर यह महसूस करते ही कि सचान अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता के भाव काबिज हो गए। आदत अनुसार हाथ तुरंत अधगंजे सिर की ओर बढ़ चला। फिर वह उसी मुद्रा में बेहद बारीकी से लाश के आसपास का मुआयना करने लगा। उसके साथ आए पुलिसियों में एक सीनियर सब इंस्पेक्टर भी था। उसका नाम संजीव प्रधान था। वह भी राजेश सचान को बखूबी पहचानता था और उसके आपराधिक इतिहास से भी अच्छी तरह वाकिफ था। बुरा हुआ प्रधान जी, अबोध बड़े अफसोस भरे ढंग से सिर हिलाता हुआ बोला। बहुत बुरा हुआ, संजीव प्रधान ने कहा। क्रिमिनल लोग एक दिन इसी तरह किसी सड़क पर किसी दूसरे क्रिमिनल का शिकार हुए पड़े मिलते हैं। अबोध बोला, मुझे तो ऐसा लगता है भैया जैसे यह कत्ल होने के लिए ही जेल से बाहर निकला था। क्या मतलब सर? आज ही तो जमानत पर छूटा था, आज ही ऊपर पहुंच गया। संजीव प्रधान गौर से लाश का मुआयना करता हुआ बोला। इसके सिर पर किसी भारी और कठोर चीज का प्रहार किया गया है सर। मेरे ख्याल से तो एक ही बार में काम तमाम हो गया है इसका। लेकिन अटको मत, यह समझ में नहीं आ रहा कि यह रात के इस वक्त अकेला यहाँ इस सुनसान सड़क पर क्या कर रहा था। यहाँ से आगे जो ब्लॉक आने वाला है यह वहीं रहता है प्रधान जी, अबोध ने बताया। और यह यकीनन अपने घर ही जा रहा था। अकेला? पैदल? यह जरूर किसी वाहन पर था। तो सर कहाँ है वह वाहन? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी लावारिस वाहन नजर नहीं आ रहा। या तो उसे कातिल ले गया या फिर वह किसी ऑटो या टैक्सी में था। तो फिर वह ऑटो या टैक्सी फरार हो गया प्रधान जी। 9-2-11 हो गया। अबोध उसकी बात काटता हुआ बोला। जिसके बीवी बच्चे पर घर पर उसका इंतजार कर रहे हों वो आजकल पंगे में कहाँ पड़ता है? आपका मतलब यह है सर कि कातिल ने यहाँ इसकी टैक्सी या ऑटो जिसमें भी यह था उसे रोककर इसे नीचे उतारा और फिर अचानक इतनी तेजी से हमला किया होगा कि इसे बचाव का मौका तक नहीं मिला। तरक्की करोगे प्रधान जी, तरक्की करोगे तुम। जो पुलिसिया इंस्पेक्टर अबोध के कहे को इतनी जल्दी समझ जाए उसे तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, इस देश का प्रधानमंत्री भी नहीं। तब तो कातिल को ड्राइवर ने भी जरूर देखा होगा, क्योंकि टैक्सी या ऑटो को ये खुद तो चला नहीं रहा होगा। अगर वह सूरदास नहीं होगा तो जरूर देखा होगा। क्या बात कर रहे हैं सर आप? भला सूरदास टैक्सी या ऑटो कैसे चला सकता है? करेक्ट, मेरे सेंटेंस में से सूरदास हटा दो। फिर तो वह इस कत्ल का चश्मदीद गवाह हुआ। यकीनन हुआ। अगर वह ड्राइवर हमें मिल जाए तो हमारे लिए इसके कातिल को तलाश करना आसान हो जाएगा, क्योंकि वह हमें कातिल का हुलिया ही नहीं बहुत कुछ बता सकता है। वह सब कुछ मुझे मालूम है प्रधान जी। का क्या? संजीव प्रधान इस तरह चौंका जैसे आसपास बम फटा हो। आपने क्या कहा सर जी? वही जो तुमने दोनों कानों से सुना। मैंने तो यह सुना कि आप इसके कातिल को जानते हैं, आपको उसका हुलिया मालूम है। हाँ, अबोध ने आराम से कहा। फिर भी उस चश्मदीद गवाह को तलाश करना बेहद जरूरी है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जो कुछ भी हम जानते हैं उसे साबित नहीं कर सकते और केवल जुबानी जमा खर्च से अदालत में किसी मुलजिम को मुजरिम साबित नहीं किया जा सकता। तब तो अगर कोई चश्मदीद गवाह है तो उसे तलाश करना हमारे लिए और भी जरूरी हो जाता है। यह काम तुम्हें करना होगा प्रधान जी। मुझे? यह यानी राजेश सचान आज ही जेल से छूटा था। अदालत से बाहर आने के बाद इसने क्या किया, किस किस से मिला और कहां कहां गया, यह तुम आसानी से मालूम कर सकते हो। और अगर मैं गलत नहीं तो यही मालूमात तुम्हें उस टैक्सी या ऑटो वाले तक पहुंचा देगी जिसे इसने घर जाने के लिए एंगेज किया था। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर कर दिखाऊंगा सर। शाबाश,
हेडक्वार्टर को खबर कर दो, तब तक मैं इसके घर वालों को खबर करने की जहमत उठाता हूँ। और क्या सर? कुछ और भी करता हूँ। क्या? दिलीप दत्त बुरी तरह उछल पड़ा। गनीमत रही कि उसने झपट कर मलिक का गिरहवान नहीं पकड़ लिया था। वह अविश्वास से आंखें फाड़ता हुआ बोला, यह तू क्या कह रहा है मलिक? सचान मर गया? उसका कत्ल हो गया? हाँ दोस्त, अब्दुल मलिक जैसे सदमे किसी हालत में बोला था, यह सच है। अपना सचान अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन कब हुआ यह सब? सचान कैसे मर गया? उसकी लाश सड़क पर पड़ी मिली है। किसी कठोर चीज के प्रहार से उसकी खोपड़ी खोल दी गई। मगर यह सब आखिर किसने किया? कम से कम हमें तो यह मालूम ही है कि यह सब किसने किया होगा। यह यकीनन उसी हरामजादे अविनाश ने किया है। वही सचान का हत्यारा है। उसके अलावा और कौन? सचान को क्यों मारेगा? दिलीप दत्त को सांप सूंघ गया। कितनी ही देर तक उसके होठों से बोल न फूट सका। कहाँ खो गया दिलीप? उसे खामोश देख अब्दुल मलिक ने पूछा। दिलीप दत्त जैसे नींद से जागा था। फिर बोला, कहीं नहीं मलिक, दरअसल मुझे यकीन नहीं हो पा रहा कि सचान मर चुका है। वह अब दुनिया में नहीं है। हम में से एक हमारे साथ नहीं रहा। यकीन तो हमें करना ही पड़ेगा दिलीप। हाँ, अगर सचान सचमुच मर चुका है तो यह यकीन तो करना ही पड़ेगा। कितनी अजीब बात है, अभी वह थोड़ी देर पहले ही तो हमारे पास बैठा था और तू कह रहा है कि अब वह दुनिया में नहीं है। सच यही है। विश्व मोहन अंकल ने कितना सही कहा था मलिक, लेकिन हमने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। काश हमने ऐसा न किया होता तो शायद सचान इस वक्त जिंदा होता। तुम ठीक कह रहे हो दिलीप। अगर हम लोगों ने विश्व मोहन अंकल की बात मान ली होती तो आज सचान जिंदा होता। मगर दूसरा पहलू भी तो था उस वक्त। दूसरा पहलू? उस वक्त हमें विश्व मोहन अंकल ही पहेली जैसे नजर आ रहे थे। समझ नहीं पा रहे थे कि वे हमें अंडरग्राउंड होने के लिए क्यों कह रहे हैं। हमें लग रहा था कि ऐसा वे हमारे नहीं, अविनाश के हित में कह रहे हैं। ऐसा तो मुझे अब भी लग रहा है, लेकिन हमारा हित भी उसी में था। उनकी बात मान लेनी चाहिए थी हमें। लेकिन वो हरामजादा जिसका नाम अविनाश है, हम यह भी तो नहीं सोच पाए थे कि वह इतनी जल्दी वार कर देगा। वाकई हमें सोचना चाहिए था। हम पर कत्ल और बलात्कार का इल्जाम था। इसके बावजूद उसने पहली तारीख पर ही हम तीनों की जमानत का करिश्मा कर दिखाया था। जो शख्स इतना बड़ा काम कर सकता था, उसे हमें हरगिज भी इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए था। यकीनन उसे हल्का लेना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। दिलीप दत्त बोला, इस मामले में सचान का शक गलत नहीं था। उसने कहा था कि अविनाश ने हम तीनों को वाच करने का कोई बंदोबस्त कर रखा होगा। उसने वास्तव में ऐसा इंतजाम कर रखा था। तभी तो सचान को रेस्टोरेंट से निकलते ही अपना निशाना बना बैठा। इसका मतलब तो यह हुआ दिलीप कि अगर इस वक्त भी वह हम दोनों को वाच कर रहा हो तो आश्चर्य की कोई बात नहीं। दिलीप दत्त सकपकाया। तू ठीक कह रहा है। हम उसके शिकार हैं और अपने शिकारों पर उसकी नज़र जरूर होगी। मेरे ख्याल से तो नज़र ही नहीं होगी, बल्कि वह इस ताक में भी होगा कि कब हमें कत्ल करने का मौका मिले। गौर करो, उसने सचान को हमसे जुदा होते ही मार डाला। मतलब साफ है, वह हमारे आसपास ही कहीं मंडरा रहा है और मौका लगते ही हमला करेगा। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कहते हुए दिलीप दत्त का चेहरा पीला जर्द नजर आ रहा था। अब्दुल मलिक के चेहरे की आभा भी उड़ चुकी थी, जैसे दोनों को किसी मशीन में डालकर जिसमें से सारा रक्त निचोड़ लिया गया हो। खौफ और दहशत के साए उनके चेहरों पर ही नहीं, आंखों में भी साफ नजर आ रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसे हालात में क्या किया जाए। ठीक तभी एक अजीब घटना घटी। दिलीप दत्त ने अपने पीछे हवा का दबाव महसूस किया था। कान खड़े हो गए। गजब की फुर्ती के साथ पीछे पलटा। अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे किसी बाज ने झपट्टा मारा हो। इससे पहले कि दिलीप दत्त कुछ समझ पाता, उसके गले में झूलती सोने की भारी चेन उस छोकरे के हाथों में पहुंच चुकी थी, जो अपना काम करने के बाद फुटपाथ पर सरपट भाग निकला था। चेन को उसने मजबूती से अपने हाथ में लपेट रखा था। छोकरे के दुस्साहस पर दिलीप दत्त का खून खौल उठा। छोकरा अभी ज्यादा दूर नहीं निकल पाया था। उसे पकड़ो, वह चिल्लाया। वह चेन स्नेचर है, मेरी चेन खींचकर भाग रहा है, पकड़ो उसे। लेकिन मुंबई की व्यस्त जिंदगी में उसका प्रलाप सुनने की फुर्सत ही किसे थी।
वैसी घटनाएं मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। ऊपर से उस वक्त वहां बहुत आवाजाही भी नहीं थी। दिलीप दत्त ने हालात की नजाकत को फौरन समझा और फिर उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। दूसरे ही लम्हे कुछ भी सोचे समझे बगैर वह छोकरे के पीछे भागा। उसके ऐसा करने पर अब्दुल मलिक बौखला उठा। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन सुनने के लिए दिलीप दत्त वहां मौजूद नहीं था। वह छोकरे के पीछे पीछे सरपट भागता ट्रैफिक की भीड़ से खचाखच भरी सड़क को पार कर चुका था। एकाएक अब्दुल मलिक की छठी इंद्री जाग उठी। आने वाले भयानक खतरे को उसने महसूस कर लिया था। ओह नो, उसके होठों से बेसाख्ता निकला और फिर एक पल भी बर्बाद किए बगैर वह दिलीप दत्त के पीछे दौड़ पड़ा। इंस्पेक्टर अबोध चंद्र प्रकाश के घर पहुंचा। चंद्र प्रकाश इजी चेयर पर पसरा अखबार पढ़ रहा था। सलाम वालेकुम खलीफा। अबोध अपने अधगंजे सिर पर हाथ फिराता हुआ बोला, इंस्पेक्टर अबोध का सलाम कबूल फरमाओ। चंद्र प्रकाश ने अखबार से नजरें हटाकर अबोध की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली। अंदाज ऐसा जैसे शिकार और शिकारी की नजरें मिली हो। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराते हुए चंद्र प्रकाश ने सहज स्वाभाविक भाव से कहा, अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब, तशरीफ रखिए। कहाँ तशरीफ रखूं जनाब, फर्श पर झाड़ू नहीं लगी है। कैसी बातें कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब, मैं भला तुम्हें फर्श पर बैठाने की गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ? वहाँ सामने ही तो स्टूल रखा है। जाने दो हुजूर। अबोध ने अपने सिर को झटका। वह क्या है कि मुझे स्टूल पर बैठने की आदत नहीं है, तो मैं कुर्सी। कहा ना जनाब, रहने दो। अबोध ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, इंस्पेक्टर अबोध की टांगें बहुत मजबूत हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी। चंद्र प्रकाश को जैसे तकल्लुफ न करने का बहाना मिल गया था। अगर तुम खड़े ही रहना चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने इस नाचीज के गरीब खाने पर आने की जहमत क्यों फरमाई? क्योंकि मत मारी गई है तुम्हारी। इंस्पेक्टर अबोध की मत एकदम झकाझक है, तो फिर किसकी मती मारी गई है? मैं आपकी बात कर रहा था जहाँपनाह। क्या कहा इंस्पेक्टर? मेरी मती मारी गई है? इतनी बुरी तरह चौंक कर मत दिखाओ हुजूरे आला। इंस्पेक्टर अबोध के छोटे से दिल में कुछ कुछ होने लगता है। क्या होने लगता है? फरमाया तो अभी अभी, कुछ कुछ होने लगता है। मैंने कुछ कुछ कहा है सरकारे आजम, सब कुछ नहीं कहा। बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहे हो इंस्पेक्टर। अच्छा, और मेरे सवाल का जवाब भी गोल कर गए। जवाब तो इंस्पेक्टर अबोध ने बराबर दिया है हुजूर, लेकिन तुम्हारी समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुम्हारी मत मारी गई है। पहेलियां बुझाना बंद करो इंस्पेक्टर। एकाएक चंद्र प्रकाश गंभीर हुआ और अखबार एक तरफ रखता हुआ बोला, तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो। मजबूरी है बंदा नवाज। अबोध ने जैसे आह भरी थी, साफ साफ कहना ही पड़ेगा। दरअसल मैं यह कहना चाहता हूँ कि खून खराबा बहुत हो चुका है, अब यह खेल बंद कर दो। चंद्र प्रकाश ने हुंकार भरी। उसका चेहरा पल प्रतिपल गंभीर होता चला गया था। किसी खून खराबे से मेरा क्या संबंध? 1 साल के बच्चे जितने मासूम बनकर मत दिखाओ हुजूर। मत भूलो कि सामने इंस्पेक्टर अबोध खड़ा है। लगता है इंस्पेक्टर अबोध को कोई गलत फहमी हो गई है। इंस्पेक्टर अबोध को कभी गलत फहमी नहीं होती। गलत फहमी किसी को भी हो सकती है। अबोध का लहजा सपाट था। इंस्पेक्टर अबोध, तुम्हारे उन किसी में नहीं आता। कहो तो साबित करके दिखा दूं। मतलब? लगभग सारे पर्दे हट चुके हैं चंदू जी, तस्वीर साफ हो गई है। यह बात तुम्हें मुझे यहाँ देखकर ही समझ जानी चाहिए थी, लेकिन हैरानी है कि तुम अभी तक नहीं समझे, या फिर समझकर भी ना समझ बन रहे हो। यदि ऐसा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जनाब, और गलती हमेशा आदम जात को दुख पहुंचाती है। तुम्हें भी पहुंचाने वाली है, क्योंकि बहरहाल हो तो तुम भी आदम जात ही। मैंने कोई गलती नहीं की इंस्पेक्टर। सबूत पेश करूं मेरी गलती का? हाँ करो। अफसोस कि वह सबूत जेब में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि वह जीता जागता इंसान है। किसकी बात कर रहे हो? चंद्र प्रकाश के चेहरे पर आशंकाओं के बादल मंडराते नजर आने लगे थे। अबोध ने चंद्र प्रकाश की आंखों में देखते हुए कहा, मैं उस मटका मवाली की बात कर रहा हूँ जिसका नाम तरुण भट्टी है। ओह, चंद्र प्रकाश के जेहन में छनाका सा हुआ था। पलक झपकते उसकी समझ में सब कुछ आ गया।
तो यह बात है? जी यही बात है। तो तुम तरुण भट्टी तक जा पहुंचे, तुमने उसे ढूंढ निकाला। जरूरत कुछ भी करा सकती है हुजूर आला, सब कुछ जरूरत ने ही तो कराया। बस जनसंख्या ही साली बेजरूरत बढ़ रही है। भट्टी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? ऐसा ना होता बंदा नवाज, तो दिमाग पर जोर डालिए जरा। मैं यहाँ तुम्हारे दौलत खाने पर कैसे आ खड़ा होता? भट्टी ऐसा नहीं कर सकता, वह मेरा नाम कभी जुबान पर नहीं ला सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। इसमें शक नहीं सरकार कि भट्टी तुम्हारा बहुत बढ़िया वाला यार है। इतनी आसानी से उसने तुम्हारा नाम नहीं लिया, लेकिन अंततः उसे तुम्हारा नाम अपनी जुबान पर लाना पड़ा। पुलिस से लोग यूं ही तो खौफ नहीं खाते, कुछ तो बात होगी हमारी इस वर्दी में। तुमने भट्टी को खौफजदा किया, टार्चर किया उसे। हुई तो है यह गुस्ताखी मुंबई पुलिस से। भट्टी जैसे शख्स के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर स्वामी ऑर्गेनाइजेशन सलामत रहता तो वाकई तुम्हारे उस यार के साथ जोर जबरदस्ती मुमकिन नहीं थी, लेकिन मौजूदा हालात में उसमें और तुम में कोई फर्क नहीं है। मैं उसके साथ हर वह कर्तव्य दिखा सकता हूँ जो तुम्हारे साथ दिखा सकता हूँ। ओह, चंद्र प्रकाश के चेहरे पर चिंता की लकीरें नजर आने लगी। वह एक पल की खामोशी के बाद बोला, तो क्या भट्टी गिरफ्तार है? ऐसा ही समझो। लेकिन भट्टी तक तुम कैसे पहुंचे? रमेश जोशी की मेहरबानी। रमेश जोशी? उस तक पहुंचाने के लिए अनिल घोषाल का धन्यवाद। थोड़े परेशान से चंद्र प्रकाश ने कहा, रमेश जोशी तरुण भट्टी का नाम कभी अपनी जुबान पर नहीं ला सकता। बराबर लाया है बंदा परवर, सबूत साक्षात तुम्हारे सामने है। अगर वह भट्टी का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाया होता तो मैं इस वक्त तुम्हारे सिर पर खड़ा होकर नहीं नाच रहा होता। चलो ऐसा है तो ऐसा ही सही। एक ही पल में चंद्र प्रकाश ने जैसे सारे हालात को समझ लिया हो, कहता चला गया वहाँ, अगर उसने बताया भी है तो जो कुछ भी बताया व्यक्तिगत तौर पर बताया होगा। कल अगर यह केस बनाकर तुम अदालत में ले जाते हो तो वहाँ जोशी तुम्हें जस्टिफाई करने हाजिर नहीं होगा। समझता हूँ जनाब। चंद्र प्रकाश ने राहत की कई मील लंबी सांस ली। चंद्र प्रकाश की आंखें सिकुड़कर गोल हो गईं। तब तो तुम भट्टी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। दुरुस्त फरमाया, यानी वह गिरफ्तार नहीं है। जाहिर है, अभी तो तुमने कहा था कि भट्टी गिरफ्तार है। अपने कान के नुक्स को चेक कराओ जनाब। मैंने उसे गिरफ्तार नहीं कहा था, मैंने कहा था कि उसे गिरफ्तार ही समझो। मैंने समझो कहा था जनाब, मगर तुम समझे ही नहीं। कम से कम अब तो समझो कि समझने और होने में फर्क तो होता है। तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? बेवजह तो इंस्पेक्टर अबोध कहीं आया जाया ही नहीं करता। बताते क्यों नहीं, क्यों आए हो? अविनाश तुम्हारा ही बेटा है ना? चंद्र प्रकाश सकपकाया, फिर खुद को संभाल कर बोला, बिल्कुल है, लेकिन यह सवाल तुमने क्यों पूछा? अबोध अपने सिर पर हाथ फिराता हुआ बोला, क्योंकि मुझे शक है, बल्कि शक क्या यकीन से भी ज्यादा है कि अविनाश के पीछे कोई चक्कर है। उसकी शख्सियत में कोई तगड़ा वाला भेद है। कैसा भेद? चंद्र प्रकाश के मस्तक पर बल पड़े। मेरे ख्याल से वह तुम्हारा बेटा नहीं है, अबोध ने दृढ़तापूर्वक कहा था। तुम्हारा अपना खून नहीं लगता वह मुझे। यह तुम क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर? चंद्र प्रकाश ने ऐसी एक्टिंग की जैसे अबोध की यह बात उसे घोर नागवार गुजरी हो। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? किसी डॉक्टर से चेक कराऊंगा। जरूर चेक कराओ, तुम्हें इसकी जरूरत है। किसी बाप से उसके बेटे के लिए यह कहना कि वह तुम्हारा खून नहीं है, पागलपन नहीं तो और क्या है? जिस्म पर यह वर्दी होने का मतलब ये नहीं है इंस्पेक्टर कि तुम किसी शरीफ आदमी से जो मुंह में आए कह सकते हो। अर्थात अविनाश तुम्हारा ही बेटा है? अबोध ने एक बार फिर अपने हर शब्द को जमाते हुए कहा, तुम्हारा अपना खून है? फिर वही बात, इस बार मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं इंस्पेक्टर कि अगर तुमने अगली बार भी ऐसा कहा तो ठीक नहीं होगा। यदि मैं गलत हूं तो सवाल यह उठता है जनाब कि तुम उसके खिलाफ यह सब क्यों कर रहे हो? क्यों ढूंढ ढूंढ कर उसकी तबाही का सामान जुटाने में लगे हो? क्यों उसे ऐसे रास्ते पर ढकेल रहे हो जहां सिवाय आंसू और बर्बादी के और कुछ नहीं है? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा इंस्पेक्टर। कोई बाप भला अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बिल्कुल ठीक, तुमने बिल्कुल ठीक कहा चंदू जी। कोई बाप अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इंस्पेक्टर अबोध भी तहे दिल से कबूल करता है कि नहीं कर सकता, लेकिन चंद्र प्रकाश ने सवालिया नजरों से उसे देखा। बात फिर वहीं आ गई।
बाप अगर बाप ना हो तो कर सकता है। अबोध ने अपनी बात पूरी की। कर ही रहा है। किसकी बात कर रहे हो? यह बात अभी तक तुम्हारी समझ में नहीं आई? यहाँ खड़े होकर तुम्हारे अलावा तो किसी और की बात करने का सवाल ही नहीं उठता। चंद्र प्रकाश हड़बड़ाया। मैंने ऐसा क्या किया है? तुम्हारे कानों में तो वाकई कोई नुक्स लगता है हुजूरे आला। अभी बताया तो था कि तुमने क्या किया है। चलो फिर बता देता हूँ। तुम भी क्या याद करोगे कि कितने दरिया दिल आदमी से पाला पड़ा है। कहने के बाद उसने एक लंबी सांस ली और पुनः चालू हो गया। तुमने अविनाश को एक ऐसे रास्ते पर ढकेल दिया है जो सरतिया विनाश की तरफ जाता है और जहां से वह कभी जीवित वापस नहीं लौट सकता। अविनाश जो कुछ भी कर रहा है उसमें मेरा कोई दखल नहीं है इंस्पेक्टर। वह सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहा है। वह उन चारों शैतानों से नीलिमा की मौत का इंतकाम ले रहा है। वे चारों चारा बनाकर उसके सामने डाले गए हैं और यह चारा डालने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो चंदू जी, स्वयं तुम। अब चंद्रप्रकाश ने पूरी ढिठाई के साथ कहा, तुम्हारे कहने से क्या होता है इंस्पेक्टर? अबोध ने उसे घूर कर देखा। तुम शायद यह कहना चाहते हो कि केवल कहने से क्या होता है। मैं जो कह रहा हूं, अगर मुझ में हिम्मत है तो उसे साबित करके दिखाऊं। तुम्हें गिरफ्तार करने लायक सबूत तुम्हारे खिलाफ जुटाकर दिखाऊं। बोलो चंदू जी, यही कहना चाहते हो ना तुम? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता। वह मुस्कुराया। उसकी मुस्कान को देखने के बाद भी अनदेखा करते हुए अबोध ने अपनी ही रौ में कहा, इसमें कोई शक नहीं चंदू जी कि फिलहाल मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इस वक्त मैं अच्छी तरह से यह जानने के बावजूद कि सच क्या है कुछ भी साबित नहीं कर सकता। चंद्र प्रकाश के होठों पर नाचने वाली मुस्कान कुटिल हो गई। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है चंदू जी, अबोध कहता चला गया। ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह केवल इंस्पेक्टर अबोध जानता है कि ये तुम्हारे लिए खुश होने का वक्त नहीं है। और कुछ? चंद्र प्रकाश ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे कह रहा हो कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और इंस्पेक्टर अबोध को चैलेंज देने की गलती तो कभी किसी सूरत में कर ही मत देना। एक बार फिर उसने चंद्र प्रकाश के अंदाज को नजरअंदाज करते हुए कहना जारी रखा और इस बार उसके लहजे में चेतावनी का पुट था क्योंकि सामने वाला अगर खुला चैलेंज दे तो इंस्पेक्टर अबोध सनक जाता है और अगर मैं सनक गया, अपनी सीमाएं तोड़ बैठा, तो तुम्हारा आज का सूर्यास्त पुलिस लाकअप में होगा और अगले कुछ दिन बाद का सूर्योदय ही नहीं होगा क्योंकि फांसी के तख्ते पर पांव रखने के बाद ना कोई सूर्योदय होता है ना ही सूर्यास्त। तुम मुझे धमकी दे रहे हो इंस्पेक्टर? सवाल ही नहीं उठता चंदू जी। मैं किसी को धमकी नहीं देता, तुम्हें भी नहीं दी, क्योंकि धमकी देने का मतलब है इस वर्दी का दुरुपयोग करना और वह इंस्पेक्टर अबोध कर नहीं सकता। मैं तुम्हें केवल सच बता रहा हूं, कड़वा सच। लेकिन तुम्हारे बारे में मेरा दावा है कि तुम्हें इस सच का सामना नहीं करना पड़ेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि नफरत की आग में जलने वाले इंसान का अंजाम बहुत भयानक होता है और तुम इस वक्त उसी आग में जल रहे हो। तुम्हारा अंजाम भी, मेरा दावा है, बहुत भयानक होगा। ऐसा भयानक जिसके बारे में तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर। दिल की आंखों में जब नफरत और जुनून का ज्वालामुखी धधक रहा हो तो अक्सर सामने वाले को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर तुम इसके अपवाद कैसे हो सकते हो बंधु? लेकिन जिस दिन यह ज्वालामुखी शांत होगा और तुम्हारी आंखें कुछ देखने के काबिल होंगी तो देखने के लिए कुछ भी सलामत नहीं बचेगा। मेरा विश्वास करो चंदू जी, कुछ भी नहीं। इसलिए अभी भी वक्त है। मेरा कहा मानो, अपने दिलो दिमाग में धधकते ज्वालामुखी के पार देखने की कोशिश करो। अभी सब कुछ तबाह और बर्बाद नहीं हुआ है। तुम बहुत कुछ बचा सकते हो, लेकिन अगर देर कर दी तो सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। मेरी बात पर विचार करना। अब इंस्पेक्टर अबोध इजाजत चाहता है। चंद्र प्रकाश टुकुर टुकुर अबोध को देखने लगा था। तभी एकाएक अबोध का मोबाइल बजा। एक्सक्यूज मी चंदू जी, चंद्र प्रकाश से कहने के बाद उसने मोबाइल ऑन करके अपने कान से लगाया और फिर दूसरी तरफ से जो कुछ कहा गया उसे सुनकर अबोध यूं उछला जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। उसके बाद वह एक पल के लिए भी चंद्र प्रकाश के पास नहीं रुका था। आंधी तूफान की तरह वहां से भागता चला गया। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड यहीं विराम लेता है।
अब अगले एपिसोड में यानी 6वें एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। शायद वह 6वां एपिसोड क्लाइमैक्स भी हो सकता है और नहीं भी, अभी मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं Naukri.com के 6वें एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।